हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं केनिची नाम का एक 40 साल का एक एवरेज सा बंदा होता है। ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई सोशल लाइफ, दिन भर अपने काम में बिजी रहता है और छुट्टी के दिन वो अपने छोटे से किचन और गार्डन की देखभाल करता है और एनीमे देखकर टाइम पास करता रहता है। एक दिन जब वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होता है, तभी अचानक से वो गायब हो जाता है। अगले ही पल वो खुद को एक जंगल के बीच पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर एक स्केलेटन और अजीब से फूलों पर पड़ती है। एनीमे ज्यादा देखने की वजह से केनिची को तुरंत समझ में आ जाता है कि यह एक इसेकाई वर्ल्ड है। वो अपने स्टेटस विंडो को खोलने की कोशिश करता है और सच में उसके सामने एक ब्लू होलोग्राफिक स्क्रीन आ भी जाती है। वो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। अब तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि भाई साहब वो तो इसेकाई वर्ल्ड में आ चुका है, बिना ट्रक गन की मदद से। थोड़ा शांत होने के बाद वो अपना स्टेटस चेक करता है। वहाँ पर बस दो ही ऑप्शन होते हैं, आइटम बॉक्स, ट्रैश और शॉपिंग का। और वो भी वही शॉपिंग ऐप जिसमें वो हमेशा शॉपिंग करता था। केनिची यहाँ पर क्यूरियस हो जाता है और वो आइटम बॉक्स को ट्राई करता है। फिर वो ट्रैश बॉक्स को छेड़ने लगता है। थोड़ी देर में उसे भूख लगती है, तो फिर वो शॉपिंग ऐप को खोलकर कुछ खरीदने की कोशिश करता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। तभी वो सोचता है कि शायद कुछ बेचकर पैसा कमा सकते हैं। वो अपने पास रखा हुआ प्लांट ट्राई करता है, लेकिन सिस्टम बोलता है कि ये एक वीड है, वो इसे नहीं खरीदेगा। तभी उसकी नजर स्केलेटन पर पड़ती है। वो स्केलेटन की स्वॉर्ड आइटम बॉक्स में रखता है। सिस्टम बताता है कि ये स्वॉर्ड 98,000 येन में बिक सकती है। केनिची खुश हो जाता है और अब उसके पास खाने के लिए पैसे होते हैं। वो सबसे पहले एक शोवेल खरीदता है ताकि स्केलेटन के लिए एक प्रॉपर ग्रेव बना सके। फिर वो एक साइकिल लेता है ताकि जल्दी मूव कर सके और एक मोनोक्यूलर भी खरीद लेता है ताकि दूर तक देख सके। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो मॉडर्न दुनिया की चीजें यहाँ के लोगों को बेचे तो एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर बना सकता है। शाम को जब वो अकेले डिनर कर रहा होता है, तब उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर पर पड़ती है जो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। वो तो तुरंत पैनिक कर जाता है। वेपन ढूंढने के लिए वो अपनी ऐप खोलता है, लेकिन ये वाली ऐप अमेरिकन बेस्ड नहीं होती है, तो उसे गन या फिर पावरफुल वेपन्स नहीं मिलते हैं। डेस्परेशन में वो उनके ऊपर फायर वर्क फेंकना शुरू कर देता है और फिर वो उनके ऊपर गुलेल से हमला करता है। यह देखकर वो मॉन्स्टर डर के भाग जाते हैं और इधर केनिची भी मौका देखकर अपनी साइकिल उठाता है और बिना देखे फुल स्पीड में भाग जाता है। खैर, फिर जब सुबह होती है तो वो जंगल के एंड तक पहुंच चुका होता है और वहाँ दूर एक बड़ा सा शहर दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब उसका बिजनेस एम्पायर यहीं से शुरू होगा। वो अपने बचे कुचे पैसे से एक लेदर बैग और ब्लैक पेपर खरीदता है। सोचता है कि शायद यह वैल्यूएबल ट्रेड आइटम बन सकता है। फिर जब वो रोड क्रॉस कर रहा होता है, तब एक मर्चेंट का कैरेज उससे टकराने ही वाला होता है। यहाँ पर मर्चेंट का नाम फुयू होता है। वो केनिची से पूछता है कि क्या वो भी शहर में जा रहा है। जब केनिची हाँ बोलता है तो फुयू उसे लिफ्ट ऑफर करता है। शहर पहुंचकर केनिची फुयू की मदद करता है सारा सामान को अनलोड करने में। फुयू उसका शुक्रिया करता है, पर केनिची कहता है अरे थैंक्स तो फुयू को बोलना चाहिए, क्योंकि फुयू ने उसे शहर और वहाँ के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पर केनिची अपना ब्लैक पेपर फुयू को गिफ्ट दे देता है। फुयू यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और धीरे से कहता है कि स्पाइसेस यहाँ पर डेंजरस है, क्योंकि एक पावरफुल मर्चेंट ग्रुप बोपा का स्पाइसेस पर कब्जा है। प्राइवेटली डील करना ठीक है, पर ओपनली इसे बेचना बहुत रिस्की है। तभी फिर फुयू अपनी पर्स ढूंढने लगता है, पर केनिची कहता है अरे उसे पैसे नहीं चाहिए। तो फुयू यहाँ पर हंसकर कहता है कि वो एक मर्चेंट है, सस्ती चीजें पसंद है पर फ्री में कभी नहीं लेता। वो केनिची को कुछ कॉपर और सिल्वर कॉइन्स देता है जिनकी टोटल वैल्यू 50,000 येन होती है। केनिची तो ये देखकर एकदम शॉक ही हो जाता है, क्योंकि उसने ब्लैक पेपर सिर्फ 950 येन में खरीदा था। खैर, केनिची फिर शहर में घूमता है और एक होटल ढूंढता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक एलिया नाम की लड़की से। एलिया उसका रजिस्ट्रेशन करती है और छोटी मोटी बातों से पता चलता है कि केनिची यहाँ पर मर्चेंट बनना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ की लैंग्वेज पढ़नी और लिखनी नहीं आती है। एलिया यहाँ पर हंसकर कहती है कि बिना पढ़ाई लिखाई और मैथ सीखे वो मर्चेंट गिल्ड में कभी नहीं जा पाएगा। तो केनिची यहाँ पर एलिया से कहता है
कि प्लीज उसे पढ़ाई लिखाई सिखा दे। बदले में वो एलिया को दूसरे देश की कैंडीज देने का प्रॉमिस करता है। एलिया तो तुरंत मान जाती है क्योंकि कैंडीज उसके लिए सपने जैसी होती है। कैंडीज खाकर एलिया तो बहुत खुश हो जाती है और फिर एलिया केनिची को पढ़ाना शुरू करती है। क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज जापानीज जैसी होती है तो केनिची उसको जल्दी ही सीख लेता है। फिर जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो एलिया बिना झिझक के उसके रूम में आकर चिल करने लगती है और धीरे धीरे केनिची को सीड्यूस करना भी शुरू कर देती है। केनिची तो पहले मना करता है और कहता है कि वो उसकी बाप की उम्र का है, लेकिन एलिया तो रोमांस मूड में कहती है कि कोई बात नहीं। केनिची उसका ध्यान हटाने के लिए एक टाइटेनिक स्टाइल स्केच बना कर देता है और एलिया ये देखकर पूरा ब्लश कर जाती है और इतना एक्साइटेड हो जाती है कि उसके ऊपर जंप कर देती है। उस रात फिर केनिची अपना फर्स्ट अचीवमेंट अनलॉक कर लेता है और अगली सुबह केनिची मर्चेंट गिल्ड जाता है और वहां जाकर अपनी ऑफिशियल मर्चेंट आईडी को भी ले लेता है। फिर वो मार्केट में घूमता है और अलग अलग चीजें देखकर उनकी वैल्यू समझने लगता है। बीच में वहाँ पर एक फ्रूट वेंडर मेलन बेच रही होती है। केनिची को फ्रूट्स का नॉलेज तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा खरीद लेता है। बाद में वो एलिया से फ्रूट्स के बारे में पूछता है। जब केनिची एलिया को बताता है कि उसका मर्चेंट लाइसेंस आ गया है तो एलिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होती है। अगले दिन केनिची अपना स्टॉल डिजाइन कर रहा होता है। एलिया उसे देख रही होती है और जब वो देखती है कि केनिची वुडन क्लॉथ क्लिप बना रहा है तो वो कहती है, अरे यहाँ तो अच्छे क्लॉथ क्लिप्स मिलते ही नहीं है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा चल सकता है। केनिची उसकी एडवाइस लेता है और अपना स्टॉल एक ओल्ड मर्चेंट लेडी के साइड में लगा लेता है। जब केनिची अपना आइटम बॉक्स से स्टॉल निकालता है तो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर अनामा एक एक्सपीरियंस्ड मर्चेंट केनिची के माल को चेक करती है और जब वो देखती है कि केनिची हाई क्वालिटी वुडन क्लॉथ क्लिप बेच रहा है तो उसे उसमें तुरंत इंटरेस्ट आ जाता है। वो थोड़ा सा सामान खरीद लेती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कस्टमर्स केनिची के स्टॉल पर आने लगते हैं और ज्यादातर लोग उसके वुडन क्लिप्स खरीदते हैं और इसकी वजह से अनामा के स्टॉल पर भी भीड़ लग जाती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का केनिची के स्टॉल पर आता है। उसके कपड़ों और स्वॉर्ड से केनिची समझ जाता है कि यह तो कोई रिच आदमी है। वो लड़का नाइफ्स में इंटरेस्टेड होता है और केनिची से बड़ा साइज पूछता है। केनिची अपनी शॉपिंग ऐप में चेक करता है और एक हंटिंग नाइफ ढूंढता है। वो नाइफ लड़के को पसंद भी आ जाता है और जब लड़का उसका प्राइस पूछता है तो केनिची समझ जाता है कि लड़के को नाइफ बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, तो वो उसका प्राइस एक गोल्ड कॉइन बोल देता है। तो लड़का सोचता है कि इतना महंगा नाइफ लेना भी चाहिए या फिर नहीं। तभी एक बीस्ट कैट अचानक से केनिची के पास आकर उसे सूंघने लगती है। केनिची तुरंत उससे दूर हो जाता है क्योंकि वो बीस्ट कैट में इंटरेस्टेड नहीं है। यह देखकर बीस्ट कैट के दोस्तों को गुस्सा आ जाता है और वो केनिची को थप्पड़ लगा देते हैं। अब केनिची बीस्ट स्क्वेड के सामने घबरा जाता है और तुरंत बोलता है, अरे उसने पहले कभी बीस्ट फोक देखे नहीं है। बीस्ट फोक को केनिची के स्टॉल के मेट्स पसंद आ जाते हैं और वो प्राइस पूछते हैं। केनिची तुरंत कैलकुलेट करने लगता है, लेकिन बीस्ट फोक गुस्से से उससे पूछते हैं क्योंकि उन्हें तेज कैलकुलेशन वाले लोगों पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन तभी वो रिच लड़का उनको एश्योर करता है कि केनिची एकदम सच्ची प्राइस बोल रहा है और फिर बीस्ट फोक डील मान लेते हैं। यहाँ पर फिर अनामा केनिची को बिजनेस का ज्ञान देते हुए बोलती है कि ये जो बीस्ट फोक होते हैं उनको मैथ समझने में दिक्कत होती है और इसलिए उनका ये जो रिएक्शन था एकदम नॉर्मल था। दूसरी तरफ लड़का केनिची की ऑनेस्टी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रात को केनिची होटल वापस आया और अपने नए कमाए हुए पैसों से एक अच्छा रूम भी ले लिया। फिर वो एक सिस्टम विंडो और शॉपिंग ऐप के लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। हार मानकर फिर वो सो जाता है। कुछ दिनों बाद केनिची डिसाइड करता है कि अब सस्ती ज्वेलरी बेचनी चाहिए, शायद कोई अमीर मैडम उसमें इंटरेस्ट ले ले। अनामा की ज्वेलरी का कलेक्शन वैसे काफी इम्प्रेसिव लगता था। वो केनिची से उसके सप्लायर के बारे में पूछती है, लेकिन केनिची अपना सीक्रेट नहीं बताता है। तभी वही मैड जो कि कल क्लिप्स लेने आई थी दोबारा उसके स्टॉल पर आती है और सीधा 100 कपड़ों के क्लिप्स का बड़ा ऑर्डर दे देती है। केनिची पहले तो थोड़ा शॉक हो गया, लेकिन ज्यादा बिजनेस मिलने की खुशी में वो तुरंत क्लिप्स को काउंट करने लगता है। तभी वही मैड ज्वेलरी की तरफ भी देखने लगती है
तो केनिची उसको बताता है कि हर नेकलेस सिर्फ 6 छोटे सिल्वर कॉइन का बना है। मेड उनकी प्राइस सुनकर एकदम सरप्राइज हो जाती है। उसको लगा था कि ये ज्वेलरी बहुत महंगी होगी। केनिची उसको एक नेकलेस रिपेयर करने का ऑफर देता है और मेड तो बिना सोचे समझे ऑफर ले भी लेती है। हम देखते हैं कि पूरा दिन केनिची का बिजनेस एकदम मस्त चलता है। शाम हो जाती है और फिर से वही बीस्ट फोक का स्क्वाड वापस आ जाता है। केनिची यहाँ पर उनके सीरियस चेहरे को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर सिर्फ स्पाइसेस खरीदने आए होते हैं। बीस्ट फोक ने बताया कि उनके ग्रुप में एक लड़की है जिसके पास सबसे तेज नाक है और उसी ने केनिची के स्पाइसेस तभी नोटिस कर लिए थे। बीस्ट फोक यहाँ पर केनिची से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उनको स्पाइसेस बेच दे क्योंकि उनको तीखा खाना बहुत पसंद है। लेकिन तभी अनामा उनको डांट देती है और बोलती है कि ऐसे डिमांड करने से केनिची स्पाइस माफिया के रेडार में आ सकता है। ये सुनकर केनिची भी एग्री करता है और बोलता है कि वो डायरेक्टली उनको स्पाइसेस नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पर बीस्ट फोक फिर भी उससे विनती करते हैं, तो केनिची डिसाइड करता है कि कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर वो सबको साइड डिनर के लिए बुलाता है। अनामा पूछती है कि क्या वो भी ज्वाइन कर सकती है, तो केनिची हाँ बोल देता है। अब जैसे ही उसने हाँ बोला, केट्स बिना टाइम वेस्ट किए उसको उठा के सीधा रिवर पर ले जाते हैं। रात हो चुकी है और अब सब रिवर के साइड में डिनर के लिए रेडी होते हैं। केनिची और अनामा सब्जियां और मसाले तैयार करते हैं और केट्स मछली पकड़ कर लाते हैं। केनिची यहाँ पर एकदम जबरदस्त स्पाइसी करी बनाता है और केट्स उसको टेस्ट करते ही पागल हो जाते हैं। इतनी स्पाइसी और टेस्टी चीज तो उन्होंने आज तक नहीं खाई होती है। अब यहाँ पर उनको ड्रिंक्स की क्रेविंग होने लगती है, तो केनिची उनको अच्छे ड्रिंक्स भी पिलाता है और बस क्या खा पीकर केट्स तो यहाँ पर मस्ती से डांस करने लगती हैं। यहाँ पर अनामा केनिची को वार्न करती है कि वो बहुत ही ज्यादा काइंड और ट्रस्टिंग है जो फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन केनिची फिलहाल इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और पूरी रात नए दोस्तों के साथ पार्टी करता है। फिर अगली सुबह जब केनिची वापस होटल लौटता है तो एलिया थोड़ा सा जेलस हो जाती है क्योंकि उसको केनिची के शर्ट पर मायू के बाल मिल जाते हैं। यहाँ पर केनिची अंदर ही अंदर डर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी शॉप सेटअप कर लेता है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की उसकी तरफ आती है। केनिची तो उसको देखकर ही उसके प्यार में गिर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पीछे तो वही मेड खड़ी है जो कल नेकलेस लेने आई थी। वो पूछता है कि क्या वो आज नेकलेस खरीदने आई है, तो मेड पेमेंट दे देती है। मेड ये नेकलेस अपनी मैडम को दिखाती है और मैडम उसको देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो तो डायमंड जैसा लग रहा था, जबकि असली में तो वो सिर्फ एक पॉलिश्ड ग्लास होता है। मैडम बाकी नेकलेस भी देखने लगती है और पूछती है कि केनिची के पास ये और है क्या, तो केनिची अपने आइटम बॉक्स से और नेकलेस निकालता है। मैडम ये सब देखकर एकदम स्पीचलेस हो जाती हैं। तभी वो अपना नाम प्रीमुला बताती है और बताती है कि वो प्रेस्टिजियस मूव ट्रेडिंग कंपनी की मालिक की बेटी है। वो यहाँ पर केनिची से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फादर से मिले, तो केनिची फिर अनामा से एडवाइस लेता है। तो अनामा कंफर्म कर देती है कि प्रीमुला के फादर सच में एक ईमानदार और पावरफुल बिजनेसमैन है। केनिची तो फिर ये मौका नहीं छोड़ता है और इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। आगे जब फिर प्रीमुला उसको घर ले जा रही होती है तो वो बताती है कि उनके क्राफ्टमैन ने वुडन क्लॉथ क्लिप को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्प्रिंग सही से बन नहीं पा रहे थे। केनिची इस बात को सुनकर बुरा नहीं मानता है क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस में ऐसा कॉपी कापी करना होता रहता है। आगे जैसे ही फिर प्रीमुला का मेंशन आता है, केनिची इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन प्रीमुला हंसी में बोलती है, अरे ये तो सिर्फ एक छोटी सी जगह है, नोबल लोगों के महल के सामने तो कुछ भी नहीं है। वो केनिची को अपने फादर मिस्टर मूव से मिलवाती है जो कि एकदम एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं। मूव केनिची के लाए हुए ज्वेलरी पीसेस को एकदम ध्यान से चेक करता है और फिर एक शॉकिंग बात बताता है कि उसके पास भी एक आइटम बॉक्स है और इसी वजह से उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया क्योंकि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का टेंशन ही नहीं था। फिर चाय पीते पीते मूव बिजनेस की बात पर आता है। वो केनिची को कहता है कि वो मूव ट्रेडिंग कंपनी का एक्सक्लूसिव सप्लायर बन जाए। केनिची एकदम सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि मूव डायरेक्टली सस्ती ज्वेलरी खरीदकर महंगे दाम पर क्यों नहीं बेचता। मूव यहाँ पर हंसी में बोलता है कि यह बिजनेस के लिए सबसे बड़ी स्टूपिडिटी होती है। वो समझता है
कि अगर वो ऐसा करेगा तो रिलेशन खराब हो सकता है, और अगर किसी राइवल कंपनी ने केनिची को एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो वो और डेंजरस हो सकता है। मू बोलता है कि वो टैलेंटेड मर्चेंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है और साथ में ग्रो करना चाहता है। वो केनिची को ज्वेलरी सेल्स पर 50% प्रॉफिट शेयरिंग का ऑफर देता है और केनिची बिना बार्गेन किए डील को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो अपनी पहली शिपमेंट के लिए कुछ एकदम शानदार से ब्रेसलेट भेजने का प्लान करता है, लेकिन बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले ही प्रीमुला सारे ब्रेसलेट खुद के लिए खरीद लेती है। वो केनिची को 10 गोल्ड कॉइन ऑफर करती है जो तकरीबन 2 मिलियन येन के बराबर होता है। केनिची को तो ये गले से उतारने में थोड़ा टाइम लगता है कि वो एक ही डील में अमीर बन गया है। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो। अब केनिची डिसाइड करता है कि उसे शहर के बाहर एक घर लेना चाहिए बढ़िया सा, ताकि वो आराम से पीसफुली वहाँ पर रह सके। वो सिटी के बॉर्डर के पास एक अच्छा एरिया चूज करता है, एक लॉन वाला घर खरीदता है जहाँ पर वो घास को काट सके और एक रफ रोड बना सके। लेकिन इतना काफी नहीं होता है, वो एक गैस पावर्ड चेन सो भी खरीदता है ताकि बड़े बड़े पेड़ों को भी काट सके। पूरा दिन लग जाता है उसको काम करने में, लेकिन जब वो ट्रीज को आइटम बॉक्स में डालने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे फिट ही नहीं होते हैं। तो फिर वो ट्रीज को छोटे पीसेस में काट कर देखता है और तब उसको समझ में आता है कि वो किसी भी चीज को 10 मीटर से बड़ा स्टोर नहीं कर सकता है। वो सोचता है कि भाई साहब आज तो थक गए हैं, आज के लिए ये काम काफी है। अगले दिन वो फिर से काम शुरू करेगा। फिर अगली सुबह वो ट्री स्टम्प्स को जमीन में से निकालने लगता है, लेकिन ये वाला काम तो पेड़ काटने से भी ज्यादा टफ होता है। एक स्टम्प का रूट दिखने से पहले ही वो गिव अप कर देता है कि भाई ये तो नहीं होगा यार मेरे से। तभी फिर वो डिसाइड करता है, अरे एक सेकेंड, हैंड मिनी एक्सकेवेटर ले ले ताकि स्टम्प से आसानी से निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सकेवेटर तो बहुत महंगा पड़ता है, उसकी प्राइस होती है 1 मिलियन येन, जो कि केनिची के टोटल नेटवर्थ का आधा हिस्सा ले लेती है। ऊपर से प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सकेवेटर तो डीजल पर चलता है और डीजल तो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है। अब सबसे करीबी ऑप्शन होता है कैंपिंग फ्यूल, जो कि डीजल से बहुत ज्यादा महंगा होता है। अब यहाँ पर केनिची सोचता है कि कहीं ये पूरा प्लान फेल तो नहीं होने वाला है, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था सिवाय ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। वो एक डीजल जनरेटर भी खरीदता है ताकि टेस्ट कर सके कि कैंपिंग फ्यूल डीजल इंजन में चल भी सकता है कि नहीं। टेस्ट सक्सेसफुल होता है और एक्सकेवेटर स्मूथली चलने लगता है। केनिची फाइनली थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है और रात को जब वो नदी में नहाने जाता है तो उसके हाथों पे बग्स बाइट कर देते हैं और वो जबरदस्ती खुजालने लगता है। तभी उसको एलिया की बात याद आती है कि मार्केट के कोने पर एक टूल स्टोर है जहां बग रेपेलेंट स्टोन्स मिलते हैं। अगले दिन वो उसी शॉप पर जाता है जहां वो देखता है कि एक ओल्ड मजिशियन उस शॉप को चला रहा होता है। ओल्ड मजिशियन केनिची में इंटरेस्ट ले लेता है जब उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरे देश से आया है। वो बग रेपेलेंट स्टोन का प्राइस 3 सिल्वर कॉइन बताता है, लेकिन जब केनिची उसको ऑरेंजेस देता है जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, तो ओल्ड मैन प्राइस डाउन करके 2 सिल्वर कॉइन कर देता है। बाद में केनिची अपनी शॉप खोलता है। अनामा यहाँ पर उसको बताती है कि वो जो ओल्ड मजिशियन है वो बहुत ही नॉलेजेबल है और उससे अच्छे रिलेशन बना कर रखे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत काम आ सकता है। तभी केनिची की नजर वांटेड पोस्टर पर पड़ती है और अनामा बताती है कि यहाँ के नोटोरियस बैंडिट लीडर शागा की बाउंटी लगी है। लेकिन केनिची को बैंडिट लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो अपना बिजनेस निपटा कर सीधा अपने घर वापस चला जाता है। एक्सकेवेटर का सही यूज करके वो आसानी से ट्री स्टम्प से निकाल देता है और पूरा का पूरा एरिया फ्लैट कर देता है ताकि अपने घर की फाउंडेशन बना सके। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि शॉपिंग के बाद उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे होते हैं और अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए उसे और पैसा चाहिए होता है। अब जल्दी पैसा कमाने के लिए केनिची मू के घर चला जाता है और उसके साथ पाउडर शुगर ले जाता है। मिस्टर मू जैसे शुगर को स्मेल करता है वो सोचता है अरे वाह ये तो जबरदस्त क्वालिटी है, लेकिन तभी वो बता देता है कि शुगर और सोल्ट का एक्सक्लूसिव राइट किसी और के पास है, इसीलिए केनिची इसे बेच नहीं सकता है। केनिची ये सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन मू उसे बताता है
कि ज्वेलरी नोबल्स के बीच में पॉपुलर हो रही है। तो केनिची डिसाइड करता है कि ठीक है, फिलहाल वो ज्वेलरी ही बेचेगा। मुंह से उसे उसी वक्त तुरंत 15 गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। केनिची यहाँ पर बिना सोचे समझे एक ऑनलाइन लॉग केबिन ऑर्डर कर देता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम उसे सिर्फ लकड़ी के लॉग्स ही मिलते हैं, रेडीमेड घर नहीं मिलता उसको। पहले तो वो थोड़ा डिप्रेस होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़कर उसे लगता है कि शायद वो खुद इसे असेंबल कर सकता है। वो इसे असेंबल कर ही रहा था कि केट पीपल भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो वो भी उसकी हेल्प करने लगते हैं। उनकी मदद से केनिची फाइनली 1 महीने में अपना केबिन को कंप्लीट कर लेता है। अब घर तो बन जाता है, लेकिन फर्नीचर और सेटअप में उसे और पैसा और 1 महीना लग जाता है। वो अपने लिए वुडन फैंस, प्लम्बिंग, सोलर पैनल्स और एक बाथ टैंक भी अरेंज करता है। अब यहाँ पर पहली बार इतने दिनों के बाद गर्म पानी से नहाकर वो खुद भी बहुत खुश होता है। यहाँ पर केनिची फिर एलिया को बताता है कि अब उसने उसका अपना घर ले लिया है, इसलिए अब से वो इन में नहीं रहेगा। एलिया बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती है। फिर केनिची अपनी साइकिल लेकर जंगल की तरफ निकलता है और अपने नए फूलों की फोटो क्लिक करता है, लेकिन तभी उसकी बाइक पर तीर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बीस्ट फोक उस पर एरो बरसा रहे होते हैं, क्योंकि वो जंगल के पास घर बना के उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। केनिची यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब अच्छा बच्चा बनने का टाइम गया। वो स्लाइंग शॉट और फायरवर्क से उनके ऊपर अटैक करता है और एक्सकेवेटर को तो समन करते ही बीस्ट फोक वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फाइट के बाद केनिची को एक इंजर्ड पर्पल बॉब कैट मिलती है। पहले तो वो थोड़ा कॉशियस होता है, लेकिन फिर उसकी मदद करता है। वो उसके जख्मों को क्लीन करता है और उसे पेन किलर देता है। उसे डर लगता है कि शायद ये बिल्ली जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसीलिए फिर वो उसे अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो उसको उसी ओल्ड मैजिशियन के पास ले जाता है, लेकिन वो उस बिल्ली को बेचने को कहता है, लेकिन केनिची यहाँ पर मना कर देता है कि वो उसको बेचेगा नहीं। तभी यहाँ पर कैट गर्ल मायू आती है और कहती है कि बॉब कैट उनके गांव के लिए भगवान का रूप होते हैं। मायू यहाँ पर केनिची की हेल्प करती है और कुछ दिन के बाद बिल्ली ठीक भी हो जाती है। केनिची फिर से उसे जंगल में वापस छोड़ देता है और फिर वो कुछ दिन के लिए अपनी शॉप बंद करके खेती पे ध्यान देता है और वहाँ पर एक कुआं भी खोदता है। तभी वहाँ पर प्रीमुला उससे मिलने आती है और वो कहती है कि वो काफी परेशान थी, क्योंकि केनिची कुछ दिनों से शॉप ही नहीं खोल रहा था। वो उसे देखने के लिए बहुत आतुर हो रही थी। घर देखकर वो काफी इम्प्रेस होती है और केनिची उससे बोलता है कि एक्सकेवेटर एक फैमिली हेयरलूम है जो मैजिक से कंट्रोल होता है। यहाँ पर प्रीमुला केनिची के घर रात रुकने को रेडी हो जाती है और वो बाथ टैंक देखकर एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो जंगल के आवाजों से डरकर कहती है कि केनिची उसके पास में ही रहे। फिर नहा धोने के बाद केनिची प्रीमुला को एक नाइट ड्रेस देता है और इसमें भी प्रीमुला एक बिजनेस पोटेंशियल देख लेती है, लेकिन केनिची कहता है कि वो नोबिलिटी को टारगेट यहाँ पर नहीं करना चाहता है। आगे फिर केनिची प्रीमुला का एक स्केच बनाता है जो उसको बहुत पसंद आता है। जो भी लड़की पिंकी लिपस्टिक लगाती है वो मुझे बहुत पसंद आती है। खैर फिर अगले दिन वो दोनों मुंह के घर जा रहे होते हैं। केनिची सोच रहा होता है कि वो मुंह को कैसे समझाएगा कि उसने उसकी बेटी के साथ रात बिताई, लेकिन मुंह वो तो इस बात पर एकदम चिल होता है। केनिची उसे टॉवल और नाइट गाउन दिखाता है और मुंह ये देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। केनिची तो उसको शॉर्ट ड्रेसेस भी दिखाता है, जिन्हें देखकर मुंह तो मजाक में सर पकड़ लेता है, ए भगवान। तभी वहाँ पर एक मेड आती है नए बिजनेस रिकॉर्ड लेकर। मुंह यहाँ पर बताता है कि डबल बुक कीपिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कौन कौन बच्चे कॉमर्स वाले हैं यहाँ पर कमेंट करके बताए, उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। केनिची ये देखकर तुरंत समझ जाता है, अरे ये तो मॉडर्न दुनिया की टेक्निक है और शायद कोई और भी है जो इस दुनिया में उसी की तरह यहाँ पर आया है। मुंह उसे एक नया प्रोडक्ट दिखाने ले जाता है। वो उसे एक सिंगल हैंड ऑपरेटेड वाटर पंप दिखाता है। मुंह बताता है कि ये मार्केट में काफी पॉपुलर हो रहा है और वो चाहता है कि उसके कॉम्पिटिटर से पहले उसका ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। अब ये देखकर तो केनिची और भी ज्यादा डाउटफुल हो जाता है कि इस दुनिया में कोई और जरूर है जो मॉडर्न वर्ल्ड का इंसान है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया का इंसान ही हो सकता है जो ऐसे नए नए इन्वेंशन लेकर आ सकता है। उसके बाद से फिर प्रीमुला का केनिची के घर आना जाना रेगुलर हो जाता है।
कभी कभी तो रात को वो वहीं पर रुक भी जाती हैं। फिर इसी तरह एक रात वो केनिची को बताती है कि कल से वो 1 महीने की शॉपिंग ट्रेवल पर जा रही हैं। जाने से पहले वो केनिची से एक लास्ट बात करना चाहती हैं। वो उससे उसी शॉर्ट ड्रेसेस के बारे में बात करती है जो उसने मजाक में मुंह को दिखाई होती हैं। केनिची उससे हंसी में पूछता है कि इससे किसको फंसाने वाली हो, तो प्रिमुला थोड़ा सा ब्लश करके बोलती है तुम्हें। केनिची यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसे अपने एज के किसी इंसान को डेट करना चाहिए, पर प्रेमुला कहती है देखो मुझे एज से कोई फर्क नहीं पड़ता और पापा भी हाँ कह चुके हैं। बेचारा केनिची कंफ्यूज फील करता है बट फाइनली उसे मना नहीं कर पाता है। वो दोनों उस रात एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह प्रिमुला जा चुकी होती है, तभी एक पुराना कस्टमर केनिची के पास आता है। अरे वही गोल्डन हेयर्ड वाला नाइट जिसे उसने हंटिंग नाइफ दिया था। इस बार वो अपना नाम पॉल बताता है और कहता है कि उसे केनिची के सोलर पैनल पर डाउट हो रहा है। केनिची बोलता है कि वो मैजिक बेस्ड है और पॉल को सीक्रेट रखने को कहता है, पर पॉल यहाँ पर धमकी देता है तो केनिची फिर उसे हाई क्वालिटी स्टील बार और एक वाइन बोतल दे देता है। पॉल ये देखकर इम्प्रेस होता है और बताता है कि कैपिटल में एक और मजिशियन है जो मायो नाम का सोर्स समन कर सकता है। उसने उससे एक ड्रैगन भी हरा दिया है। केनिची ये सुनकर एकदम पूरा शॉक हो जाता है और अब उसे पक्का विश्वास हो गया था कि वो बंदा भी अर्थ से ही आया है। इसी तरह अब फिर 1 महीना बीत जाता है और केनिची ईगरली प्रिमुला का वेट कर रहा होता है। तभी एक दिन उसकी मेड शॉप पर आती है और बताती है कि जंगल में बैंडिट्स ने उनके ऊपर अटैक किया है और प्रिमुला को किडनैप कर लिया है। उसके फादर बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं और सबसे मदद मांग रहे हैं, पर कोई भी माइकालाल 50 रूथलेस बैंडिट से टकराने को रेडी नहीं है। केनिची यहाँ पर कंफ्यूज रहता है पर फिर वो डिसाइड करता है कि वो कुछ करेगा। वही दूसरी तरफ बैंडिट्स ने प्रिमुला को बंदी बनाकर रखा हुआ था और उसे बेचने की बात करते हैं। इधर मूव केनिची से मदद मांगता है तो केनिची उन्हें मना नहीं कर पाता है और उन्हें वादा करता है कि वो उनकी बेटी को बचाकर जरूर लेकर आएगा। फिर वो उनसे थोड़े पैसे मांगता है। अरे मतलब उसको बचाने के पैसे नहीं मांगता है, लेकिन कुछ आइटम खरीदने पड़ेंगे ना, तो उसकी सेक्रेटरी तुरंत उसे गोल्ड से भरा बैग दे देती है। केनिची शॉपिंग ऐप से एक बड़ा ट्रक खरीदता है और बोलता है कि ये जो कैरेज है सिर्फ मेरी सुनता है। आगे फिर जब वो वॉलेंटियर मांगता है उसको बचाने जाने के लिए तो कोई भी आगे नहीं आता है, लेकिन तभी वो बॉब कैट वहाँ पर आ जाता है जिसको केनिची ने बचाया था और तभी उसके पीछे पीछे और भी कैट पीपल वहाँ पर आ जाते हैं। केनिची ये देखकर खुश होता है कि जब आप किसी की मदद करो तो सामने वाला भी कभी ना कभी मदद करने आ ही जाता है। फिर केनिची उनके लिए मॉडर्न वेपन खरीदता है और कहता है कि ये सब मैजिक से अपग्रेडेड है, लाइट वेट है और एकदम ड्यूरेबल है। तभी यहाँ पर पॉल भी आ जाता है और बोलता है कि वो बैंडिट से लड़कर फेमस बनना चाहता है। यहाँ पर जनरल स्टोर का एक ओल्ड मैन भी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन केनिची उसे मना करता है। लेकिन जब वो अपना मैजिक दिखाता है तो केनिची कहता है अरे बाबूजी आप कहाँ पढ़ते हैं, आपका तो वेलकम है। फिर यहाँ पर अनामा भी आ जाती है, बोलती है कि वो फाइट तो नहीं कर सकती पर सपोर्ट जरूर करेगी। केनिची उसे भी वेलकम करता है। धीरे धीरे उनकी टीम अच्छी खासी बन जाती है। फिर केनिची एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करता है और शागा और उसके बैंडिट टीम को हराने का क्वेस्ट उठाता है। वहीं दूसरी तरफ बैंडिट कैंप में प्रिमुला एक छोटी सी भूखी बच्ची से मिलती है और वो उसे अपना खाना देकर कहती है बच्ची तुम चिंता मत करो, हेल्प जरूर आएगी। इधर केनिची का टीम हाफ वे तक पहुंच चुका होता है और प्लान डिस्कस करता है। वो सबको वॉकी टॉकी देता है और फिर मायो कैट बैंडिट्स की लोकेशन निकालती है। केनिची यहाँ पर अनामा से कहता है कि अगर हम 24 घंटे में वापस नहीं आए तो गिल्ड को बता देना कि मिशन फेल हो चुका है। रात का टाइम हो जाता है और वो बेस पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मायो कैट रिपोर्ट करती है कि बैंडिट्स तो पूरे टल्ली हो चुके हैं। हम गाबिनी है बनी है, हम गाबिनी है। कैट पीपल यहाँ पर केनिची को एक नट खिलाते हैं। इससे खाते ही तो वो एकदम केनिची हाइपर हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि
जबकि ये नट ना एक मैजिक स्नो पाउडर था। अब वो खा के हाई एनर्जी में केनिची तुरंत ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देता है और ट्रक लेकर बेस में पहुंच जाता है। यहाँ पर मायो गार्ड्स को शूट करती है और ओल्ड मेज गेट को उड़ा देता है। यहाँ पर बैंडिट्स इतने नशे में होते हैं कि बेचारे रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं। पोल भी अपनी जायंट स्वॉर्ड से सबको इजीली काट रहा होता है। जब फिर एक बैंडिट केनिची पर अटैक करता है तो बॉब कैट और मायो उसे बचा लेते हैं। तभी और बैंडिट्स रश करते हैं और केनिची फाइनली रेडी होता है। वो अपना एक्सकेवेटर समन करता है और उस पर चढ़कर बैंडिट्स की तरफ मेटल क्लोज लेकर अटैक करता है। बैंडिट्स दोनों तरफ से पीटने लगते हैं और समझ जाते हैं कि वो इस मेटल मॉन्स्टर से नहीं जीत सकते, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। केनिची भी डिसाइड करता है कि वो बिल्डिंग के अंदर जाकर चेक करेगा कि क्या वो प्रिमुला को ढूंढ भी सकता है। वो एक होल बनाता है और अंदर जाता है जहाँ दूसरी लड़कियां भी बंदी बनी हुई होती हैं। स्लेव गर्ल भी उनके साथ होती है। जब वो देखती है कि केनिची एक्सकेवेटर कंट्रोल कर रहा है तो उसे लगता है कि भगवान उसकी मदद के लिए भेजा गया है। आगे फिर केनिची एक्सकेवेटर से बाहर आता है और देखता है कि प्रिमुला तो उन लड़कियों के साथ है ही नहीं। तभी यहाँ पर शागा बोलता है कि ऊपर देख, उसने अभी प्रिमुला को अपने पास होस्टेज बना लिया होता है। शागा केनिची और बाकी सबको बोलता है कि अगर वो प्रिमुला को जिंदा देखना चाहते हैं तो नीचे ही रहना। फिर वो उसके कपड़े फाड़ देता है और बोलता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होगा तो मैं पहले ही उसके साथ मजे ले चुका होता। प्रिमुला शागा से लड़ती है लेकिन केनिची शांत रहता है और यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो मिलिट्री ग्रेड लेजर पॉइंटर खरीदता है और धीरे से मायू से कहता है कि वो शागा के बॉडी पर रेड डॉट को फॉलो करे और जब लेजर उसकी आंखों में पड़ेगा तब उनका हमला करने का एकदम परफेक्ट चांस होगा। केनिची लेजर पॉइंटर को धीरे धीरे शागा की बॉडी पर ले जाता है और जब तक शागा समझ पाता लेजर उसकी आंखों में लग जाती है और वो टेम्पररी अंधा हो जाता है। मायू तुरंत अपनी एरो चलाती है लेकिन एरो सिर्फ शागा के कंधे पर लगती है। लेकिन तभी चांस देखकर प्रिमुला केनिची के पास भागकर आ जाती है। शागा यहाँ पर उसे मारने की बजाय पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक पावरफुल मैजिक फोर्स उसे एक साइड से धक्का दे देती है और वो बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। शागा यहाँ पर देखता है कि अब वो मायू के सामने ही है और इस बार वो हेडशॉट मार देती है और शागा वहीं पर फिश खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रेमुला केनिची के पास आती है और उसे गले लगा लेती है लेकिन केनिची तो यहाँ पर अभी भी मैजिक नट के इफेक्ट में होता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने अर्जेस को कंट्रोल करता है। फिर वो एक कैटमैन को भेजता है ताकि अनामा को मैसेज दे सके कि उन्होंने जंग को जीत ली है। फिर वो एक वेल खरीदता है जहाँ वो बैंडिट्स के द्वारा बंदी बनाई गई लड़कियों को रख सके और उनके लिए कपड़ों का भी अरेंजमेंट करता है ताकि वो नहा सके। इस दौरान वो देखता है कि स्लेव गर्ल बॉब कैट के ऊपर सोती मिलती है तो वो प्रेमुला से बोलता है कि इसे भी नहा दो। फिर वो हेयर स्टाइलिंग सीजर खरीदता है ताकि वो उसके बाल काट सके। यहाँ पर प्रेमुला तो इसमें भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लेती है और वो तुरंत केनिची के चिपक जाती है। वो केनिची से पूछती है कि क्या हम इसे मार्केट में बेच सकते हैं। तभी बाकी लड़कियां उसे याद दिलाती है कि वो केनिची के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गई है तो प्रेमुला शर्मा कर अपने आप को ढक लेती है। आगे फिर जब सब लोग सफाई कर लेते हैं तो केनिची एक प्यारा सा ड्रेस खरीदता है उस बच्ची के लिए जो अपना नाम अनमोनी बताती है। वो लड़की केनिची को एक लेटर भी देती है जो कि एक नोबल ने शाबा को भेजा था। उसमें लिखा था कि प्रेमुला को किडनैप करने का ऑर्डर दिया गया था। सबको यहाँ पर समझ में आ जाता है कि गिल्ड ने इस केस में इंटरेस्ट लेने में इतनी देरी क्यों लगाई थी। खैर फिर वो अनामा को लेने जाते हैं और वो बहुत इमोशनल हो जाती है जब देखती है कि सब लोग जिंदा हैं। फिर वो बैंडिट्स के हाइड आउट्स में रात गुजारते हैं और केनिची, प्रेमुला और अनमोनी एक साथ सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो केनिची सबको लेकर सिटी वापस चला जाता है। सिटी में लोग ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं कि पता चले कि क्या वो सक्सेसफुल हुए भी या नहीं। जैसे फिर केनिची का ट्रक टाउन स्क्वायर के पास पहुंचता है प्रेमुला अपने पापा के पास चली जाती है। यहाँ पर मुंह उसके हाई क्वालिटी ड्रेस को देखकर बोलता है कि ये जरूर केनिची ने ही दिया होगा। यहाँ पर दोनों एक ही बात सोच रहे होते हैं। मुंह फिर केनिची के पास जाकर उसे थैंक्स बोलता है और पूछता है कि क्या केनिची ने शागा और उसके गैंग का सारा माल वापस ले लिया है। तो केनिची बताता है
कि उसने सब कुछ अपने आइटम बॉक्स में रख लिया है, लेकिन लूट के अलावा उसके पास कई कटे हुए सर भी हैं। बीस्ट फोक ने उसे कहा था कि शागा और उसके लोगों के सर रख ले, क्योंकि उन पर हेवी बाउंटी लगी हुई थी। उसके पास कई पुराने माल भी है, जिसमें एक बैग में 100 गोल्ड कॉइन्स और दूसरे में रेयर आइटम्स थे। उसने उन लड़कियों को भी छुड़ा लिया है जो शागा के पास बंदी थी। उन लड़कियों में से कुछ तो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन कुछ अपने गाँव और फैमिली को खो चुकी थी। अब उनकी सिचुएशन को समझकर केनिची उन्हें डालिया में ही नई लाइफ शुरू करने के लिए इनवाइट करता है, और वो सब बहुत खुश भी होती है इससे। आगे फिर केनिची अनमोनी से उसके गांव के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसका गांव ओरू है, जो 800 किलोमीटर दूर है। यह एक लंबा सफर होता है, लेकिन केनिची उसे वहां ले जाने के लिए रेडी होता है, अगर वो चाहे तो। लेकिन यहाँ पर अनमोनी अपने गांव में वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखती है, क्योंकि उसके अपने लोगों ने ही उसे गुलामी में बेच दिया था। तो फिर केनिची पूछता है कि क्या वो डालिया में ही उसके साथ रहना चाहेगी, तो वो खुशी से हाँ बोलती है। हाँ हाँ हाँ। केनिची फिर काफी टाइम लगाता है और उन लड़कियों को उनके घर तक छोड़ देता है। फिर जब सबका काम खत्म हो जाता है तो वो गिल्ड जाता है बाउंटी कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है जब केनिची उसके सामने कटा हुआ सर रखता है, लेकिन जब वो देखती है कि केनिची के पास और 50 सर हैं, तो वो और उसकी टीम सब सर को इंस्पेक्ट करने लगते हैं। और इस दौरान ओल्ड मैन केनिची को वार्न करता है कि उसका सनी मैजिक और बड़ा आइटम बॉक्स उसे मुश्किल में डाल सकता है अगर नोबल्स को ये सब पता चल गया तो, और इसीलिए उसे लो प्रोफाइल में रहना चाहिए। नोबल्स की बात करते हुए पॉल भी केनिची को बताता है कि वो लॉर्ड से मिलने जा रहा है, ताकि वो उन करप्ट नोबल्स को एक्सपोज कर सके जो कि शागा के क्राइम रिंग को सपोर्ट कर रहे थे। रात में फिर गिल्ड फाइनली रिवॉर्ड कैलकुलेट करता है और केनिची को 861 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। केनिची चाहता है कि बाउंटी सब में इक्वली डिवाइड हो, लेकिन अनामा अपना शेयर लेने से मना कर देती है, ये बोलकर कि उसने तो मिशन में कुछ किया ही नहीं। उसके बदले वो एक रिक्वेस्ट करती है कि केनिची अनमोनी को अपनी बेटी की तरह देखभाल करे, क्योंकि वो लड़की उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है। केनिची इस पर मान जाता है। फिर केनिची एक होटल में जाता है, क्योंकि जंगल वापस जाने के लिए बहुत लेट हो चुका था। वो बॉब कैट के लिए खाना रखता है, उसकी सेफ्टी के लिए थैंक्स बोलते हुए, और फिर होटल में घुसते ही एलिया उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। एलिया यहाँ पर केनिची से पूछती है कि क्या ये सच है कि उसने बैंडिट्स का एक बड़ा ग्रुप खत्म कर दिया है, लेकिन केनिची यहाँ पर मना कर देता है ताकि ज्यादा अटेंशन न आए। एलिया यहाँ पर उसे एक पुराने प्रोमिस की याद दिलाती है, जिसमें केनिची ने कहा था कि जब उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो उसे अपनी लवर बना लेगा। केनिची इंसिस्ट करता है, हैं? उसने ऐसा कब कहा था? उसने तो ऐसा कभी नहीं कहा। फिर वो पूछता है कि क्या उसका वही वाला रूम अवेलेबल है। एलिया बताती है कि हाँ, अभी भी खुला हुआ है। केनिची ऊपर जाता है और वहाँ पर जाकर सो जाता है, लेकिन तभी रात को एलिया उसके बिस्तर में आ जाती है। केनिची यहाँ पर समझ जाता है कि एलिया क्या चाहती है, लेकिन वो बोलता है कि वो थोड़ा थका हुआ है, लेकिन फिर भी एलिया इंसिस्ट करती है क्योंकि उसे कम टाइम मिलता है। लेकिन तभी फिर जैसी बात आगे बढ़ने वाली होती है, वो दोनों नोटिस करते हैं कि एक बच्चा उन्हें देख रहा है, जो कि पूरा मूड खत्म कर देता है, और एलिया वापस अपने रूम में चली जाती है। और फिर आगे अनमोनी रात में केनिची के रूम में सो जाती है। आगे फिर हम देखते हैं कि केनिची अनामा को ढूंढने उसकी शॉप पर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर मिलती नहीं है। तो इसीलिए पहले फिर वो अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करता है, और सबसे पहले वो शागा के कैंप के वेपन्स को बेचता है, और फिर बाकी के रेयर आइटम्स मूव की कंपनी को 35 गोल्ड कॉइन में बेचता है। वहाँ जो फर्नीचर मिला था वो ओल्ड मैन की शॉप में 22 गोल्ड कॉइन में बेचता है, और फिर ये जितनी भी लूट थी उसको इक्वली बांटने के बाद सबको 12 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। फिर बिजनेस का सारा काम खत्म होने के बाद केनिची अपने घर आ जाता है। अनमोनी उसका घर देखकर एकदम सरप्राइज होती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उनको अनामा मिलती है, जो उन्हीं का वेट कर रही होती है। अनामा यहाँ पर बहुत चिंता में लग रही थी। वो कहती है कि तुम मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो। जब अनामा वापस जा रही होती है तो केनिची अनमोनी से पूछता है कि वो उसके साथ क्यों रहना चाहती है। तो अनमोनी यहाँ पर सिंपली बोलती है कि उसे केनिची का खाना बहुत पसंद है। आगे फिर केनिची और अनमोनी एक साथ नहाते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। अनमोनी की इतनी छोटी सी प्यारी सी उम्र को देखते हुए केनिची उसे अपनी बेटी समझने लगता है। रात में फिर जब वो सो रहे होते हैं
तो कुछ मिस्टीरियस लोग उनके घर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। फिर लाइफ ऐसे ही चलती है और 2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं होता है। और इस दौरान पॉल को शागा के खिलाफ लड़ने के लिए बारोन का टाइटल और जमीन मिलती है। केनिची को याद आता है कि उसने मूव और प्रीमुला को पहले साइकिल का डिजाइन दिखाया था, लेकिन दोनों ने उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन बाद में उन्हीं लोगों को इस आइडिया की पोटेंशियल समझ में आई और सॉरी भी बोला और उसे 500 गोल्ड कॉइन भी दिया। आज तो साइकिल हर जगह कॉमन है और केनिची खुश होता है कि उसका आइडिया लोगों के काम आया। लेकिन तभी उसे वापस से लगता है कि कोई तो उसे देख रहा है। अभी भी वो उसे इग्नोर कर देता है और गिल्ड चला जाता है अपना फाइनल पे आउट लेने के लिए। पे आउट लेने के बाद वो सब में पैसे बांटने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अनामा ने पहले तो अपना शेयर लेने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर केनिची फिर भी उसे कुछ तो देता है। अनामा थोड़ा सा हेजिटेट करती है, लेकिन केनिची की काइंडनेस समझकर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर वो अनमोनी को एक सेब भी देती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर केनिची को फिर से लगता है कि कोई तो उसे देख रहा है और इस बार वो कंफर्म कर लेता है जब वो एक हुडेड फिगर को देख लेता है जो उसे ही ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पर अब डेंजर समझकर केनिची अनमोनी का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं। केनिची यहाँ पर एक एले में दौड़ता है, लेकिन वहाँ एक कैरेज उनका रास्ता रोक लेती है। क्लोक पहने लोग उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि उनका बॉस केनिची से मिलना चाहता है और अगर वो कोऑपरेट करेगा तो उन्हें चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। केनिची का पेशेंस ज्यादा होता नहीं है, तो वो किडनैपिंग करने वालों को उल्लू बनाने का प्लान बनाने लगता है। वो उनके साथ चलने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे कैरेज में डालने लगते हैं, केनिची अपनी इन्वेंट्री से फायर क्रैकर निकालता है और उन पर फेंक देता है। अचानक हुआ धमाका वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और इसी का फायदा उठाकर वो और अनमोनी नीचे से भाग जाते हैं। आगे फिर केनिची अपना क्रॉसबो निकालकर उन लोगों को धमकाता है कि अगर उन्होंने उसका पीछा किया तो वो उन्हें मार देगा। उन लोगों के पास लॉन्ग रेंज वेपन्स होते नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर मूव अपनी कैरेज के साथ आता है। वो केनिची और अनमोनी से पूछता है कि क्या हुआ। सब बातें सुनने के बाद मूव को लगता है कि ये जरूर किसी नोबल का काम हो सकता है जो एंटी मोनार्ची फैक्शन से हो, और वो यहाँ पर सजेस्ट करता है कि केनिची लॉर्ड एस्पिरू से प्रोटेक्शन ले। केनिची मानता है कि ये सही आइडिया हो सकता है, लेकिन वो चिंता करता है कि लॉर्ड टैक्स लगाएगा और उसे टैक्स से नफरत है। इसीलिए फिर वो डिसाइड करता है कि वो लोग सिटी छोड़ देंगे। मूव वापस जाकर प्रीमुला को केनिची के डिसीजन के बारे में बताता है। प्रीमुला यहाँ पर थोड़ा अपसेट फील करती है कि वो केनिची का ठीक से शुक्रिया नहीं कर पाई। साइकिल इतनी पॉपुलर हो गई है कि उनकी फैमिली को नोबल नाम मिल गया है, जिसके लिए वो केनिची की बहुत कर्जदार भी फील करती है। अपना शुक्रिया एक्सप्रेस करने के लिए प्रीमुला डिसाइड करती है कि वो भी केनिची के साथ सिटी छोड़ देगी, क्योंकि उसे लगता है कि केनिची को उसकी परवाह है। लेकिन फिर जब वो केनिची को ढूंढने जाती है तो पता चलता है कि केनिची तो अपनी पूरी फैमिली के साथ सिटी छोड़ चुका है। ये देखकर बेचारी प्रीमुला का दिल टूट जाता है। उस वक्त हम देखते हैं कि केनिची अपनी नई मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा होता है। रास्ते में वो फूयू से भी मिलता है और दोनों खूब बातें करते हैं। फूयू जान लेता है कि केनिची अब मर्चेंट बन चुका है, साइकिल का इन्वेंटर है और उसकी एक बेटी भी है। फूयू यहाँ पर क्यूरियस होता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। केनिची बोलता है कि वो तो बस सफर पर है, कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है। वो उसे गुड लक बोलता है और केनिची अपने नए एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि केनिची और अनमोनी डालिया से 100 किलोमीटर दूर आ चुके होते हैं और स्ट्रेनिया से सिर्फ 6 किलोमीटर पीछे होते हैं। केनिची वहाँ पर कैंप लगाता है और अनमोनी के साथ टेस्टी मील बनाता है और वो अपनी स्लो लाइफ एकदम एंजॉय कर रहा होता है जो उसे हमेशा से चाहिए थी। लेकिन अब अनमोनी के लिए वो जल्दी से सेटल होना चाहता था। वो नए टाउन को लोकेट करने के लिए केनिची एक ड्रोन खरीदता है और एरिया को स्काउट करता है। उसे वहाँ पर एक नदी दिखाई देती है जो एक लेक तक जा रही होती है और जो स्ट्रेनिया शहर होता है वो लेक के दूसरी साइड होता है। केनिची अनमोनी और अपने बॉब कैट के साथ डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है और जब वो एक ब्यूटीफुल लेक साइड स्पॉट पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर केनिची डिसाइड करता है कि वो यहीं पर घर बनाएगा। फिर वेजिटेशन क्लियर करने के बाद वो अपने आइटम बॉक्स से अपने घर को बाहर निकाल लेता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया, पूरा का पूरा घर ही शिफ्ट कर सकते हैं।
घर सेट करते वक्त उसे याद आता है, अरे उसने तो अपनी बॉब कैट का नाम अभी तक रखा ही नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसका नाम वॉल रख देता है। रात को केनिची अनमोनी को पढ़ाना और लिखाना सिखाता है और वो जल्दी ही सीख लेती है, लेकिन मैथ में थोड़ा स्ट्रगल करती हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आटा उटी 64। आपने वो वाला पहाड़ा सुना है कि नहीं सुना है? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 45, चौके 60, पुन 75 नहीं सुना होगा। आगे जब अनमोनी अपना होमवर्क सोल्व कर रही होती है तो केनिची अपने स्टोर विंडो चेक करता है सस्ती डीजल ढूंढने के लिए। अब तक वो केरोसिन और एडिटिव यूज कर रहा था, लेकिन उसे एक आइडिया आता है कि कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाया जा सकता है। प्रोसेस क्लियर नहीं था तो वो इस टॉपिक पर कुछ बुक्स खरीद लेता है। इधर होमवर्क कंप्लीट करने के बाद अनमोनी केनिची के साथ पढ़ने की जिद करती है। अब बुक तो जापानीज लैंग्वेज में होती है तो केनिची को लगता है कि अनमोनी समझ नहीं पाएगी, लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट करती है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। वाह वाह वाह, मैंने तो पहली बार ऐसा इंसान देखा जो पढ़ने की जिद कर रहा है कि उसको पढ़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी तो क्या बच्चे मोबाइल चलाना और उसमें फालतू की चीजें देखना नहीं करते हैं। खैर केनिची उसके लिए एक चिल्ड्रन बुक खरीदता है और वो पढ़ने लगती है। अगले दिन केनिची अपने घर का कैमोफ्लेज सेटअप कर रहा होता है और तभी उसे जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है और अपनी क्रॉसबो को लोड करने लगता है, लेकिन जब वो चेक करता है तो देखता है कि एले आ गई है। वो बहुत गुस्से में होती है क्योंकि केनिची बिना बताए वहाँ से चला गया था। एले केनिची का सेंट फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी और अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो बोलती है कि वो भी केनिची के साथ में ही रहेगी। केनिची को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर अनमोनी भी एले से मिलती है तो वो डिसाइड करती है कि अब एले उन्हीं लोगों के साथ में रहेगी। फिर डिनर के टाइम केनिची एले से पूछता है कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ क्या जब से वो वहाँ से गया था। एले को कुछ ज्यादा याद तो आता नहीं है, लेकिन वो बताती है कि पॉल ने प्रेमुला को प्रपोज कर दिया और अब दोनों शादी कर रहे हैं। केनिची ये सुनकर खुश होता है कि प्रेमुला को एक अच्छा इंसान मिल गया, लेकिन वो शादी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी दूर आ चुका है। फिर रात को सब डिनर के बाद अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर अनमोनी एले को वो जापानीज बुक दिखाती है जो केनिची ने दी थी। एले को भी वो बुक बहुत पसंद आती है क्योंकि वो वर्ड्स नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन पिक्चर देख के स्टोरी को समझ जाती है। अब केनिची की खोपड़ी बिजनेस वाली, यहाँ पर उसको एक आइडिया आता है कि दुनिया में बुक्स बहुत रेयर हैं, तो अगर वो पिक्चर बुक्स बनाएगा तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। केनिची सोचता है कि जापानीज कहानियां शायद लोकल लोगों को पसंद ना आए, तो वो अनमोनी और एले से पूछता है कि क्या उन्हें कोई लोकल लेजेंड पता है। यह सुनकर दोनों एक्साइटेड हो जाती हैं और एक जंगल के एल्फ की कहानी बताती है। केनिची को कहानी इंटरेस्टिंग लगती है तो वो इलस्ट्रेशन बनाना शुरू कर देता है। फिर काम कंप्लीट होने के बाद वो एक इंक प्रेस खरीदता है जिससे ज्यादा कॉपीज बना सके। वो पहली 2 बुक अनमोनी और एले को देता है और दोनों को वो बुक बहुत पसंद आती है। जब वो बुक एंजॉय कर रही होती है तब केनिची एक बोर्ड देखता है जो थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही होती है। वो एले और अनमोनी को घर के अंदर जाने को बोलता है और खुद क्रॉसबो लेकर उन आदमियों पर एम कर देता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी शांति से कहता है कि वो साका विलेज से हैं और उन्होंने लेक के उस पार किसी को देखा तो चेक करने आ गए थे कि कहीं कोई बैंडिट तो नहीं है। केनिची रिलैक्स हो जाता है और बताता है कि वो एक मर्चेंट है जो यहाँ पर अभी अभी शिफ्ट हुआ है। तभी वोल यानी कि वही बॉब कैट केनिची के पास आ जाता है और गांव वाले शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो बॉब कैट्स होते हैं वो यूजुअली इंसान से अटैच नहीं होते हैं। तो अगर केनिची का बॉब कैट के साथ इतना क्लोज रिलेशन है तो इसका मतलब तो यही है कि केनिची एक अच्छा इंसान है। फिर वो आदमी अपना नाम कूटो बताता है और केनिची भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। केनिची उन्हें अपना घर दिखाता है ताकि वो देख सके कि वो कुछ डेंजरस नहीं कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल लगता है तो कूटो अपनी दखल अंदाजी के लिए माफी मांगता है और जाने लगता है, लेकिन तभी जाने से पहले उसकी नजर टेबल पर रखी पिक्चर बुक पर पड़ती है। वो पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी के लिए इसको खरीद सकता है, तो केनिची हाँ बोल देता है। उनके जाने के बाद केनिची, मिले और अनमोनी लंच करते हैं और फिर अनमोनी घर के अंदर पढ़ाई में लग जाती है और केनिची जंगल में मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने चला जाता है। एले भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है तो वो भी केनिची के पास में ही आ जाती है। केनिची भी उसको मना नहीं कर पाता और दोनों थोड़ा वक्त साथ में बिताते हैं। थोड़ी देर बाद केनिची अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करता है, लेकिन वो पसीना पसीना हो जाता है तो वो ब्रेक लेता है और रिवर में जंप कर जाता है। ये काम बढ़िया है दोस्तों, ऐसी जगह घर होना तो आनंद ही आ जाए यार।
क्या बोलते हो? हम देखते हैं कि वो बायोडीजल बनाना सीख रहा होता है कुकिंग ऑयल से। प्रोसेस थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके फ्यूल का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। सबसे रिस्की पार्ट फ्यूल का टेस्ट होता है। केनिची फ्यूल अपने जनरेटर में डालता है और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब तो अगला स्टेप होता है अरांग टाउन की तरफ सफर करना। हम देखते हैं कि केनिची, मिले, अनमोनी और वोल अरांग जाते हैं। उनका पहला स्टॉप होता है एडवेंचरर्स गिल्ड। केनिची एडवेंचरर और मर्चेंट दोनों के लिए रजिस्टर करने जाता है। एले भी एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करती है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उनकी आईडी लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है। लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट वापस रिटर्न होती है तो वो एकदम शॉक लग रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि केनिची वही बंदा है जिसने शागा को हरा दिया था। केनिची तुरंत उसे चुप रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वो लो प्रोफाइल में रहना चाहता था। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर समझ जाती है और क्वाइटली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देती है। बाद में फिर सब लोग टाउन स्क्वायर में लंच करते हैं, लेकिन वहाँ का खाना एकदम बेस्वाद होता है। मतलब वो अपने अंजलि भाभी तारक मेहता वाले वो खाना बनाते ना बिना मिर्च मसाले का, वैसा बिल्कुल बेस्वाद। लेकिन यहाँ पर कारण कुछ और था। यहाँ पर स्पाइस सिंडिकेट का मोनोपोली होता है। मिले और अनमोनी को तो यह खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो फिर केनिची अपनी स्पाइस ब्लेंड निकाल के देता है, जिससे खाना एकदम टेस्टी हो जाता है। यहाँ पर केनिची कुछ गूंस को देखता है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन उसी वक्त वो देखता है कि कूटो और एक छोटी लड़की एक गली में जा रहे होते हैं। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इग्नोर करता है। आगे फिर केनिची एक पुरानी मैजिक शॉप में जाता है। वहाँ पर एक ग्रैनी होती है। केनिची वहाँ पर एक मैजिक डिवाइस देखता है जो वाटर और वाइन को अलग कर सकता है। केनिची समझ जाता है कि इस डिवाइस से वो डीजल को रिफाइन कर सकता है बिना डेंजरस केमिकल के। वो तुरंत डिवाइस को खरीद लेता है और ग्रैनी भी ये देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर अनमोनी को एक बुक पसंद आती है, तो ग्रैनी बताती है कि ये ग्रीमोइरे है। केनिची वो बुक खरीद लेता है। ग्रैनी बताती है कि ग्रीमोइरे रजिस्टर करना मैंडेटरी है और प्रोसेस में 1 हफ्ता लगेगा, तो केनिची मान जाता है। फिर शॉप से बाहर आते वक्त वो मैन से टकरा जाता है। मैन्स यहाँ पर थोड़ा जल्दी में होता है। यहाँ पर केनिची को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो इसलिए वो घर लौटने का डिसाइड करता है। लेकिन अभी जाने से पहले वो देखता है कि कूटो और उसकी बेटी पर गूंस अटैक कर रहे होते हैं। अब ये चीज तो केनिची इग्नोर नहीं कर सकता है। वो एक डॉक्टर का मास्क खरीदता है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और तुरंत उन गूंस पर पटाखे फेंकने लगता है। गूंस वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते और भाग जाते हैं। आगे फिर कूटो केनिची को थैंक्स बोलता है उनकी जान बचाने के लिए। और फिर फाउंटेन के पास बैठकर कूटो बताता है कि दरअसल जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था तो स्पाइस सिंडिकेट के कई लोगों को अरेस्ट किया था और तभी से वो लोग उसके पीछे हैं। यहाँ पर कूटो की बेटी मेरी केनिची से मिलकर बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो पिक्चर बुक बनाने वाले अंकल हैं। अनमोनी यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव फील करती है, लेकिन मेरी उसे भी थैंक्स बोलती है और पूछती है कि क्या वो मिलकर एक और बुक बना सकते हैं। अनमोनी इस पर हैप्पीली एग्री करती है। फिर कुछ दिन बाद कूटो और उसकी वाइफ मेरी को केनिची के घर लेकर आते हैं और अब वो लोग रोज मिलने लग गए थे। मेरी और अनमोनी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो रोज साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक दिन कूटो केनिची से हेल्प मांगता है। दरअसल मेरी को यहाँ पर एक डेंजरस बीमारी होती है जिसमें ज्यादातर बच्चे एक रात में ही मर जाते हैं। कूटो अपने सारे पैसे देने को रेडी होता है, लेकिन हीलिंग मेज अफोर्ड नहीं कर सकता। केनिची अपने दोस्त की हेल्प करता है और उसको फीवर की गोली देता है जिससे बुखार कम हो सके। लेकिन इस गोली से भी ये वाली डिजीज ठीक तो नहीं हो सकती है। इसीलिए फिर केनिची ग्रैनी को बुलाता है। वो बताता है कि यह तो सियोरी फीवर है, इसके लिए एक स्पेशल हर्ब चाहिए होगी जो कि जंगल में मिलता है। बस ये सुनते से केनिची, कूटो और मेरी हर्ब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पाइस सिंडिकेट के गूंस नियर बाई ही होते हैं। जब केनिची और कूटो जंगल में होते हैं तो वो गूंस कुछ बैड प्लान कर रहे होते हैं। फिर केनिची और उसके साथी नदी के पास पहुंचते हैं जहां चेकर पालावीर के बीज मिल जाते हैं। केनिची राफ्ट से पानी में जाकर फूल ढूंढता है और एक फूल कूटो को दे देता है। और अब उनका मिशन है कि सीड को मेरी तक पहुंचाना। यहाँ पर नियामासा ब्लैक वॉल से पहले लड़ चुका होता है, तो वो तलवारें ले आता है। जब तक कूटो और नियामासा सीड ले जा रहे होते हैं
तो केनिची वॉल्स को भटकाने के लिए फायरवर्क चला देता है, लेकिन कुछ वॉल्स नियामासा पर अटैक कर देते हैं और इनकी एनर्जी वॉल को अलर्ट कर देती है, जो डॉगमैन पर जंप करती है। उसकी विसल गिर जाती है और वॉल्स अटैक करना बंद कर देते हैं। जब डॉगमैन फिर से विसल बजाता है तभी एक बड़ा बियर आ जाता है और वॉल्स वहां से भाग जाते हैं। केनिची बियर को फायरवर्क से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बियर उन्हें खा जाता है और उसको मुंह में भीम भड़ाम हो जाता है। शॉक में बियर को केनिची अपनी मशीन से मार देता है और उसकी बॉडी को स्टोर कर लेता है। बाद में केनिची कूटो के घर जाकर मेरी की रिकवरी को देखता है। वो कूटो को बताता है कि उसने डॉगमैन से डील की थी कि वो उनकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केनिची यहाँ पर अब कूटो को सजेस्ट करता है कि वो इस टाउन को छोड़ दे। वो एक नाइट नॉर्पोल वाले एरिया का जिक्र करता है जो कि नए लोगों को जमीनें दे रहा है। अगले दिन केनिची घर लौटता है। यहाँ पर मिले उससे गुस्सा होती है, पर केनिची उसे समझाता है। कुछ दिन बाद कूटो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने का प्लान बनाता है। एक वॉक के दौरान मिले एक डॉगमैन को स्पॉट करती है, जो कि बताता है कि वो अपने ही गैंग के लोगों को मार रहा था ताकि कूटो सेफ रहे, और अब वो भी शहर को छोड़ रहा है। केनिची यहाँ पर बियर बेचने गिल्ड जाता है और फिर घर लौट के बायोडीजल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। वो सक्सेसफुल होता है और सस्ता फ्यूल भी बना लेता है। फिर वो अपना ग्रिमोire लेने जाता है जिसमें मैजिक स्टोन लगा होता है। उसके बाद गिल्ड जाकर वो पेमेंट ले लेता है। रास्ते में प्रीमुला मिलती है जो उसके गले लग जाती है। वो गुस्सा करती है कि केनिची बिना बताए चला गया था। यहाँ पर प्रीमुला इंसिस्ट करती है कि अब वो भी केनिची के साथ रहेगी। वो बताती है कि उसने रजिस्ट्री में नाम देखकर केनिची को ढूंढा। यहाँ पर प्रीमुला डिमांड करती है कि केनिची उसके साथ रात बिताए और केनिची फाइनली मान भी जाता है। अगली सुबह वो उसे घर ले आता है। मेले और अनमोनी उसे देखकर काफी शौक होते हैं। थोड़ा यहाँ पर टेंशन होता है, लेकिन बाद में फिर सब नॉर्मल हो जाता है। फिर रात को सब लोग नहाने चलते हैं। केनिची यहाँ पर अलग टैंक ले आता है। बाद में केनिची ग्रिमोire को टेस्ट करता है, लेकिन उससे कोई भी स्पेल कास्ट हो ही नहीं रहा था। तो बाद में फिर जब अनमोनी अपने बुक से मैजिक स्पेल कास्ट करती है तो एक बड़ा सा फायर ब्लास्ट होता है जिससे जगह जगह आग लग जाती है। केनिची फटाक से अपनी इन्वेंट्री से फायर एक्सटिंग्विशर निकालता है और सब मिलकर बड़ी मुश्किल से आग को बुझाते हैं। यहाँ पर अनमोनी बेचारी डर जाती है और माफी मांगती है, लेकिन केनिची उससे बोलता है, अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम तो काफी अमेजिंग हो। फिर अनमोनी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। सब लोग अनमोनी को बेड पर ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद अनमोनी को वापस होश आता है और केनिची उसे फ्रूट्स खिलाता है एनर्जी के लिए। उसको वो टेस्ट बहुत पसंद आता है। केनिची यहाँ पर हैप्पी होता है कि अनमोनी ठीक हो गई। उसके बाद केनिची मैरी को अपने घर ले जाता है क्योंकि मैरी भी काफी वीक होती है। मैरी की मॉम भी उनके घर आती है और सब मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं, बढ़िया सा खाना बनाते हैं और उसको खूब एंजॉय करते हैं। तभी अपने यहाँ बिजनेस वाली प्रीमुला जी को तो बिजनेस के ही आइडिया आएंगे। उनको आइडिया आता है कि इस खाने को ना बेचना चाहिए, बिजनेस शुरू करना चाहिए। और यहाँ पर मैरी की जो मॉम होती है वो गलती से प्रीमुला को केनिची की वाइफ समझ लेती है। केनिची समझाता है, लेकिन मैरी की मॉम इंसिस्ट करती है कि वो प्रीमुला को बिजनेस सिखाने ले जाएगी। फिर केनिची फाइनली मान जाता है, ठीक है ले जाओ। केनिची, प्रीमुला और सब लोग सिटी में जाते हैं और अपना फूड स्टॉल लगाते हैं। सबको केनिची का खाना बहुत पसंद आता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर फेक कंप्लेन करने लगते हैं कि खाने में तो कीड़े हैं। लेकिन यहाँ पर बीस्ट गर्ल मीना आती है और सच बता देती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अब मीना की ऐसी ईमानदारी देखकर सब लोग मीना को अपना बॉडीगार्ड बना लेते हैं और केनिची उसे थैंक्स भी बोलता है। लेकिन मीना बोलती है कि मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुम तो मुझे पे कर रहे हो। फिर वो अपना इंट्रो देती है और सब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। घर जाकर कैट गर्ल मीना से मिलती है और थोड़ा पॉजिटिव भी हो जाती है। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और मीना को भी खाना बहुत पसंद आता है। बाद में सब बाथ लेने के लिए जाते हैं और अनमोनी अपनी मैजिक से पानी को गर्म करती है। केनिची उससे एकदम इम्प्रेस हो जाता है, अरे वाह तुम तो जल्दी जल्दी मैजिक सीख रही हो। केनिची यहाँ पर अनमोनी को सजेस्ट करता है कि अब वो मर्चेंट की पढ़ाई करे, लेकिन अनमोनी बोलती है नहीं, मुझे आपकी तरह ही एडवेंचरर बनना है और मैजिक सीखना है। अगले दिन फिर केनिची अपना सूप फिर से बेचता है और फिर घर में एक वो रूफटॉप बनाता है और नए नए टूल से काम करता है। सब लोग मिलकर पहाड़ पर चढ़ते हैं और हर्ब्स और मशरूम कलेक्ट करते हैं।
डिनर में केनिची एक स्पेशल डिश बनाता है जो कि सबको बहुत पसंद आती है। यहाँ पर मीना उस स्पेशल सॉस को टेस्ट करती है जो थोड़ा नशे वाला होता है। अब नशे में होकर मीना तो यहाँ पर थोड़ी क्लिंगी हो जाती है और कैट गर्ल उसे दूर करने लगती है। केनिची यहाँ पर अब उसे घर में ही रुकने देता है क्योंकि वो बहुत ही टल्ली हो गई थी। नेक्स्ट दिन सब फिर से हब्स कलेक्ट करते हैं। सब एक फैमिली की तरह एकदम मजे करने लग गए थे और नए नए मेंबर्स भी जुड़ते जा रहे थे। आगे अब हम देखते हैं कि प्रिमुला एक लेडी के साथ बैठी होती है जो कि बोलती है कि उसने प्रिमुला की फैमिली के बारे में काफी कुछ सुना है। तभी इधर केनिची हमें बताता है कि दरअसल प्रिमुला विस्काउंट से मिलने गई है जो कि एक हाई रैंक नोबल है। इधर केनिची तो मैजिकल शॉप में होता है और एक और मैजिक की किताब खरीदता है। अनमोनी यहाँ पर एक बुक पढ़ रही होती है तो शॉप की ग्रैंडमा उसे एक फ्री बुक दे देती है। यह देखकर तो केनिची और अनमोनी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आगे फिर प्रिमुला केनिची को बताती है कि नोबल लोग बहुत शो ऑफ करते हैं। केनिची बोलता है क्या करे, आजकल तो सब लोग ऐसे ही हो गए हैं। फिर केनिची प्रिमुला को एक स्टोन दिखाता है जिसमें विस्काउंट का फेस बना होता है। केनिची यहाँ पर प्रिमुला को बोलता है कि इससे तुम विस्काउंट के सामने थोड़ा इम्प्रेशन मार सकती हो। बाद में केनिची प्लान करता है कि डंजन में जाने का। कैट गर्ल मायरी यहाँ पर मना करती है कि नए लोग जाएं, लेकिन अनमोनी बोलती है कि वो भी रेडी है। सब लोग फाइनली डंजन पहुंचते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अनमोनी को तो ये एकदम पिकनिक जैसा लग रहा होता है और केनिची भाई साहब भी यहाँ पर पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें एक रेयर क्रिस्टल भी मिलता है जिसको देखकर केनिची एकदम एक्साइटेड हो जाता है। केनिची फटाक से अपनी डिगिंग मशीन निकालता है लेकिन उसकी आवाज से सब डिस्टर्ब हो जाता है। ज़ूं, ज़ूं, ज़ूं ऐसी आवाज आती है उसमें और इसी आवाज से यहाँ पर एक स्केरी केव स्पाइडर भी आ जाता है। केनिची उस पर एरो मारने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मायरी यहाँ पर स्पाइडर की आंख में अटैक करती है। केनिची सबको बोलता है कि भागो, लेकिन अनमोनी तो बेचारी डर के मारे बेहोश हो जाती है। मायरी उसे बचा लेती है और सब बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। बाद में अनमोनी रोते हुए सॉरी बोलती है। केनिची बोलता है अरे कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस था, इतनी टेंशन मत लो। आगे यहाँ पर जब मीना को पता चलता है कि सब लोग उसके बिना चले गए थे तो वो बहुत गुस्सा होती है। आगे फिर केनिची प्लान करता है कि वो लोग वापस डंजन में जाएंगे और मीना कहती कि इस बार मैं भी चलूंगी, हाँ मेरे को छोड़ के मत जाना। रात में फिर केनिची बताता है कि उसकी मैजिक बुक का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यह सुनकर एनिमी बहुत खुश होती है लेकिन केनिची बोलता है कि इसको यहाँ मत पढ़ना, कुछ गलती हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर मीना प्रॉमिस करती है कि वो अनमोनी को एक अच्छा एडवेंचरर बनाएगी। अनमोनी फिर प्रैक्टिस करने लगती है और अगले दिन सब लोग वापस से डंजन में जाते हैं। केनिची वापस से अपनी मशीन से डिगिंग करता है और वापस से वहाँ पर स्पाइडर आ जाता है। उसे देखते ही सब लोग पॉइजन गन का यूज करते हैं और अनमोनी अपने फायर बॉल मैजिक से अटैक करती है और इन सब का असर ऐसा होता है कि वो स्पाइडर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अब यहाँ पर केनिची सोचने लगता है कि और डीप जाना चाहिए या नहीं चाहिए। अंदर वहाँ पर उनको एक और बड़ा स्पाइडर मिलता है जो कि फीमेल स्पाइडर होती है। सब पहले तो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन स्पाइडर उन्हें रोक लेती है। मायरी की केट यहाँ पर स्पाइडर की आंख में अटैक करती है। सब फिर पॉइजन का यूज भी करते हैं और अनमोनी फायर बॉल भी मारती है, लेकिन ये वाली स्पाइडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए फिर केनिची एक डेंजरस आइडिया लगाता है। वो अपनी इन्वेंट्री में से जेसीबी निकाल लेता है। यहाँ पर नाया मीना को देखकर एकदम शॉक हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जेसीबी और स्पाइडर की जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन फिर स्पाइडर जेसीबी के ऊपर चढ़ जाती है। केनिची बड़ा टेंशन में आ जाता है। तभी अनमोनी अपने नए स्पेल से एक खतरनाक एक्सप्लोजन करती है और स्पाइडर को गिरा देती है और जैसे ही स्पाइडर गिरती है केनिची जेसीबी से फाइनली उसको क्रश कर देता है। आगे फिर सब लोग अनमोनी की तारीफ करते हैं। वाह, तुम तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, बढ़िया एकदम। प्रिमुला भी यह देखकर एकदम शॉक हो जाती हैं और आगे फिर केनिची एकदम टेस्टी सी डिश बनाता है और सब लोग एकदम मजे से उसको खाते हैं। आगे फिर वो लोग दाल बाटी बनाने की बात करने लगते हैं तो केनिची बोलता है अरे इसे बनाना तो बहुत सिंपल है। प्रिमुला एकदम हैरान हो जाती, क्या सच में दाल बाटी बनाना इतना आसान है? तो केनिची उसे राजस्थान की एकदम बढ़िया सी रेसिपी दे देता है। आगे हम देखते हैं कि प्रिमुला वो तो बिजनेस वाली लड़की है,
हर टाइम केनिची से नए नए रेसिपी मांगती रहती है ताकि वो उनको बेच सकेगी बाद में जाकर। यहाँ पर अनमोनी तो केनिची को गॉड ही बोलने लगती है क्योंकि उसने उसे बचाया और यम्मी यम्मी खाना भी खिलाया। केनिची बोलता है कि मैं गॉड नहीं हूँ, लेकिन अनमोनी बोलती है कि तुम मेरे लिए तो हो। आगे फिर प्रिमुला बोलती है कि क्या तुम नोबल्स को डिश बनाना सिखाना चाहोगे? तो केनिची बोलता है देखो हाँ सिखा तो दूंगा अगर वो लोग मुझे ज्यादा तंग ना करें। तभी हम थोड़े फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि कुछ गुंडे क्रोटोन की वाइफ को परेशान कर रहे होते हैं। मीना वहाँ पर बोलती है कि ये गुंडे बड़े बेईमान होते हैं। तो प्रिमुला बोलती है कि ये बात केनिची को मत बताना, पर बाद में प्रिमुला ही सब कुछ बता देती है। यहाँ पर केनिची बोलता है कि हमें नोबल्स की पावर नहीं चाहिए, हम खुद काफी स्ट्रोंग हैं। यहाँ पर प्रिमुला बोलती है कि मुझे तुम्हारी पावर लेने में अच्छा नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं कि विस्काउंट केनिची से मिलता है और बोलता है कि उसका वेपन बहुत ही पावरफुल है। फिर विस्काउंट केनिची के सामने झुक जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। केनिची यहाँ पर समझ जाता है कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, इसीलिए ये हेल्प मांग रही है। आगे केनिची बताता है कि विस्काउंट ने बोला था कि किंगडम एक बड़ा सा कैनल बनाना चाहता है, एक तरह का बड़ा वाटर डैम जैसा, और उसी के लिए उसे केनिची की मदद चाहिए थी। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां विस्काउंट बताती है कि 3 मील लंबा डैम बनाना है, वो भी 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। उसने बोला कि अगर केनिची उसकी मदद करेगा तो वो जो भी मांगेगा वो देगी, इवन अपनी बॉडी तक देने के लिए तैयार थी। लेकिन केनिची सीधा सीधा मना कर देता है, बोलता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो विस्काउंट बताती है कि केनिची को हाई प्रोटेक्शन दिया जाएगा। केनिची को पहले तो ये पता ही नहीं होता है कि ये होता क्या है। तो फिर मीना बताती है कि हाई प्रोटेक्शन इतना पावरफुल होता है कि अगर ड्रैगन भी अटैक करे ना तो कुछ नहीं होगा। ये सुनकर तो केनिची कैनल बनाने के लिए रेडी हो जाता है और विस्काउंट बहुत खुश हो जाती है। फिर केनिची बहुत सारे आइटम कलेक्ट करता है ताकि अपने पैसे और बढ़ा सके। तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ विस्काउंट उसको फिर से पूछती है कि क्या तुम्हें बॉडी नहीं चाहिए? केनिची बोलता है नहीं चाहिए, मेरी वाइफ है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर अनमोनी विस्काउंट पर गुस्सा होने लगती है। तो विस्काउंट पूछती है कि ये लड़की कौन है? केनिची बताता है कि ये मेरे साथ ही रहती है। अनमोनी तो यहाँ पर काफी गुस्सा लग रही होती है। खैर आगे फिर सब लोग लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ जंगल की सफाई चल रही होती है, जहाँ पर कैनल बनेगा। केनिची सोचता है अरे ये तो बहुत ही मेहनत का काम है। वहाँ पर 2-3 बीस्ट मैन भी आ जाते हैं जो पहले शागा के अगेंस्ट केनिची के साथ लड़ने गए थे। सारे बीस्ट मैन उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। फिर यहाँ पर मीना भी आती है जो कि केनिची से चिपकने लगती है और उसको देखकर बीस्ट कैट उसके प्यार में गिर जाते हैं। मायरी यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये कहाँ से क्यूट लग रही है, इसके प्यार में गिरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो एकदम बांगड़ी लग रही है। मीना यहाँ पर मायरी का मजाक उड़ाती है। फिर यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कैनल के मटेरियल की लिस्ट लेकर आए थे। उनकी प्राइजेस देखकर तो सब एकदम शौक ही हो जाते हैं। एक एक्स 10 सिल्वर कॉइन का होता है। प्रिमुला यहाँ पर बोलती है कि इनकी रेट्स इतनी हो ही नहीं सकती है, जरूर रेट्स में कुछ चीटिंग हुई है। तो इस पर फिर वो मर्चेंट लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर बहुत दूर से सामान लेकर आ रहे हैं और हमारे अलावा कोई भी इस सामान को प्रोड्यूस नहीं करता है। यह सुनकर प्रिमुला बोलती है कि इतनी प्राइस तो हम नहीं दे पाएंगे, हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी केनिची भाई साहब अपनी इन्वेंट्री से एक एक्स निकाल लेता है। सब मर्चेंट ये देखकर शॉक हो जाते हैं और विस्काउंट तो ये देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी मर्चेंट एकदम जेलेसी और गुस्से में बोलते हैं कि तू तो मर्चेंट है ही नहीं, तो इसको बेचेगा कैसे? केनिची बोलता है किसने कहा भाई साहब कि मैं मर्चेंट नहीं हूँ, मैंने अगर सामान लाया है तो मैं तो इसको बेचूंगा ही सही। तो इस पर फिर वो मर्चेंट लोग बोलते हैं कि वो लोग थोग हम ट्रेडिंग कंपनी से हैं। यह सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये कंपनी तो इविल होती है। लेकिन आगे फिर सब लोग अपना काम करने में लग जाते हैं और केनिची अपनी जेसीबी निकालता है और डिगिंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वॉल्फ मैन मिट्टी उठाते हैं और ट्रीज भी कट हो रहे होते हैं। रात में अनमोनी आग जलाने में हेल्प करती है और केनिची डिनर तैयार करता है। हम देखते हैं कि विस्काउंट और केट्स वो तो सीधा डिनर पर टूट ही पड़ते हैं। आगे केनिची माफी मांगता है कि शायद उससे डिनर थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन विस्काउंट बोलती है अरे कोई बात नहीं, ये डिनर तो बहुत अच्छा है। वो लोग देखते हैं कि बाकी के जो काम करने वाले लेबर है वो इस खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं,
लेकिन तभी प्रिमुला बोलती है कि सबको खाना देना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि सबको डिनर सर्व किया जाता है और रात में सब लोग खूब मजे करते हैं। विस्काउंट यहाँ पर बोलती है कि मुझे तुम लोगों के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर सब लोग साथ में मिलकर एकदम मजे से काम करते हैं ना, तो काम फिर काम लगता ही नहीं, एकदम मजे मजे से सब कुछ काम खत्म हो जाता है। आगे फिर केनिची विस्काउंट को शॉवर एरिया दिखाता है। विस्काउंट बोलती है तुम्हें भी मेरे साथ नहाने आना पड़ेगा, लेकिन केनिची मना कर देता है नहीं। यहाँ पर केनिची विस्काउंट को बोलता है देखो मेरी अपनी फैमिली है। तो विस्काउंट फैमिली के बारे में पूछती है। केनिची बताता है कि मेरी फैमिली ब्लड रिलेशन वाली तो नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे से मिले और फैमिली बन गए। विस्काउंट को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने भी कभी फैमिली का फील किया ही नहीं था। आगे केनिची बोलता है कि मुझे अब जाना चाहिए, लेकिन विस्काउंट गुस्से में बोलती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की है लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। केनिची बोलता देखो मुझे माफ करो, मैं ये सब नहीं करता है, और वो वहाँ से चला जाता है। विस्काउंट इधर चिल्लाती रहती है अरे रुको रुको, लेकिन केनिची निकल ही जाता है। अगली सुबह केनिची देखता है कि लड़कियां ऑलरेडी वर्कर्स को खाना दे रही होती हैं और विस्काउंट भी हेल्प कर रही होती हैं। केनिची ये देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। आगे फिर विस्काउंट और केनिची पिछली रात को भूलकर काफी फ्रैंक होकर बातें भी करते हैं और लड़कियां उन्हें देखकर काफी जेलस फील कर रही होती हैं। विस्काउंट को देखकर क्लियरली हम देख पाते हैं कि केनिची में वो बहुत इंटरेस्टेड लग रही थी। फिर वो दोनों मर्चेंट वापस आते हैं और पूछते हैं कि तुमने हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया। तो प्रिमुला बोलती है कि हमें और बेटर ऑफर मिल गया है, इसलिए तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मर्चेंट यहाँ पर गुस्से में वापस चले जाते हैं। आगे फिर सब लोग काम फिर से स्टार्ट करते हैं और केनिची जेसीबी से डिगिंग करता है। अनमोनी यहाँ पर बर्तन धो रही होती है और लड़कियां खाना सर्व कर रही होती हैं। धीरे धीरे फिर कैनल का काम लगभग कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पानी का अरेंजमेंट करना बाकी था। केनिची यहाँ पर बीस्ट मैन को बोलता है कि अगर तुम लोग पानी ले आओगे तो तुम जितनी चाहे उतनी ड्रिंक्स पी सकते हो। यह सुनकर तो बीस्ट मैन बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और पानी ला देते हैं। आज भी सब लोग रात में खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ पर विस्काउंट भी कुछ ज्यादा ही पी लेती है और केनिची के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। यहीं पर बाकी लड़कियां इन दोनों को देखकर वापस से जेलस फील करती हैं। यहाँ पर विस्काउंट केनिची को रूम में ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुँचते हैं विस्काउंट तो बहुत ज्यादा टल्ली हो गई थी, वहीं की वहीं वो सो जाती है। अगले दिन फिर से सब लोग काम में लग जाते हैं। अनमोनी मैजिक से बर्तन धो रही होती है और सबको खाना दिया जाता है। हम देखते हैं कि कैनल फाइनली कंप्लीट हो जाता है और पानी भी छोड़ दिया जाता है। नोबल लोग भी इसको देखने आते हैं। जगह एकदम सुंदर टूरिस्ट प्लेस बन जाती है। केनिची यहाँ पर जेसीबी से थोड़ा एंटरटेन भी करता है, जो सबको बहुत पसंद आता है। विस्काउंट और उसका हस्बैंड केनिची को थैंक यू बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो ये सब कभी कंप्लीट नहीं होता। विस्काउंट के पापा की जमीन भी उन्हें वापस मिल जाती है। केनिची अपनी प्रिंटिंग मशीन भी दिखाता है, जो सबको बहुत शॉक कर देती है। यहाँ पर फिर आगे थोग हम कंपनी की बात होती है कि वो बहुत दिक्कत देते हैं। हाँ, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक हो गया। केनिची बोलता है कि आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर सब वहाँ से निकलते हैं और रात में लोग नहा रहे होते हैं। यहाँ पर अनमोनी केनिची के साथ नहाने जा रही होती है, लेकिन तभी प्रिमुला आकर बोलती है कि आज मैं नहाने वाली हूँ। दोनों यहाँ पर स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। प्रिमुला जीत जाती है और केनिची के साथ नहाने चली जाती है। अनमोनी यहाँ पर प्रिमुला को बोलती है कि तुम दोनों तो काफी क्लोज हो यार। तो प्रिमुला बोलती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो क्लोज तो आना ही चाहिए ना। अगले दिन केनिची अनमोनी को एक नई किताब दिलाता है। केनिची यहाँ पर सोर्सरेस से पूछता है कि कोई लड़की है क्या जो मैजिक में एक्सपर्ट थी और 10 साल पहले गायब हो गई थी। सोर्सरेस बोलती है कि हाँ, एक लड़की थी जो सिल्वर क्लब में थी और गायब हो गई थी। लगता है इसका अनमोनी से कनेक्शन है। सोर्सरेस बोलती है कि मैंने अनमोनी का रजिस्ट्रेशन अपडेट किया था तो मुझे उस लड़की का नाम भी मिला था। केनिची बोलता है कि अनमोनी अपनी माँ को वैसे अब नहीं ढूंढ रही है, वो मुझे अपना पापा मानती है। फिर अनमोनी नया मैजिक ट्राई करती है। मैजिक फेल हो जाता है, लेकिन केनिची बोलता है कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करना। फिर अनमोनी बाहर आती है और सब खाना खाते हैं।
तभी यहाँ पर विस्काउंट के पिता आते हैं और वो बोलते हैं, केनिची मैं तुमसे मिलने का कब से वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ और एक प्रॉब्लम भी बतानी है। यहाँ पर सब लोग पार्टी करते हैं और फिर एक सोल्जर आता है और बोलता है कि जिन मर्चेंट से तुमने डील की थी अब वो सिटी में तबाही मचा रहे हैं। केनिची बोलता है कि चलो चलते हैं। मर्चेंट बहुत सारी तबाही मचा रहे होते हैं। तो यहाँ पर केनिची अपनी जेसीबी लाता है और मर्चेंट पर हमला करता है। मर्चेंट यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देते हैं। विस्काउंट के पिताजी बोलते हैं कि उन्हें छोड़ना मत। सब लोग मर्चेंट को घेर लेते हैं। फिर विस्काउंट के पिताजी बोलते हैं कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। केनिची यहाँ पर बोलता है कि मेरिया की फैमिली को भी अपने साथ ले जाइए। वो बोलते हैं ठीक है और मेरिया की फैमिली वहाँ से जा रही होती है। केनिची बोलता है कि प्लीज इनका ध्यान रखना। फिर यहाँ पर अनमोनी बोलती है कि प्लीज तुम भी अपना ख्याल रखना। अब हम देखते हैं कि ये लोग कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। सभी लोग इनकी कार को देख रहे होते हैं। फिर ये लोग कैसल के एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं और अपनी कार हटा लेते हैं और लेटर देते हैं। केनिची बोलता है कि हमें किंग ने यहाँ पर बुलाया है, लेकिन ये लोग लेटर लेने के बाद भी इनको 1 घंटे तक वेट करवाते हैं। तभी यहाँ पर क्वीन सामने आती है और बोलती है कि मेरे फादर ने तुम्हें बुलाया है। केनिची बोलता है हाँ मेरा नाम केनिची है और मैं एक मर्चेंट हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि ये लेटर तो तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते पहले मिला था, तो तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। केनिची बोलता है कि मैंने अपने बीस्ट को समन किया था और केनिची अपनी बीस्ट यानी अपनी कार दिखाता है। सब लोग कार देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर प्रिंसेस तो कार देखकर उसमें घूमने ही लग जाती है। केनिची ने थोड़ी देर घुमाकर वापस ले आता है और सब पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना। प्रिंसेस बोलती है कि हाँ सब ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। प्रिंसेस यहाँ पर केनिची से बोलती है कि तुम मुझे लिली बुला सकते हो, तुम्हारा व्हीकल मुझे वैसे बहुत पसंद आया, बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। केनिची बोलता है कि मुझे एक जगह चाहिए जहाँ मैं और मेरे दोस्त रह सकें। प्रिंसेस बोलती ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट जगह ढूंढ दूंगी। प्रिंसेस उन्हें एक जगह दिखाती है तो केनिची अपना हाउस वहाँ पर समन कर लेता है और प्रिंसेस उसके अंदर घुस जाती है और बोलती है अरे वाह ये तो कमाल का है। प्रिंसेस को लोग बोलते हैं अरे आप यहाँ पर कैसे रहेंगे, लोग क्वेश्चंस उठाएंगे। प्रिंसेस बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ पर केनिची के साथ ही रहूंगी। केनिची बोलता है ठीक है। फिर वो अपनी जेसीबी निकालता है और स्विमिंग पूल बनाने लगता है। तभी प्रिंसेस उसकी गोद में बैठ जाती है। आगे फिर केनिची काम खत्म करके प्रिंसेस को बाहर ले आता है। यहाँ पर एक नाइट प्रिंसेस को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है केनिची तुमने इन्हें टच करने की कोशिश कैसे की, और वो यहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन केनिची शील्ड लगा लेता है और यहाँ पर अनमोनी भी फायर अटैक करती है, लेकिन एक लड़की उसका अटैक रोक लेती है। प्रिंसेस यहाँ पर सबको शांत रहने की बोलती है। अरे लड़ाई मत करो यार सब लोग। यहाँ पर लिली पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अनमोनी बोलती है अनमोनी। लिली बोलती है कि क्या तुम और स्पेल्स कर सकती हो, तो अनमोनी बोलती है हाँ कर सकती हूँ। आगे फिर केनिची यहाँ पर खाना बना रहा होता है और प्रिंसेस को देता है। प्रिंसेस खाना खाती है और बोलती है अरे बाप रे तो बहुत टेस्टी है। प्रिंसेस पूछती है कि क्या यह खाना कॉमनली अवेलेबल है। केनिची बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, यह मेरे होमलैंड का खाना है और यहाँ ओपनली मसाले यूज नहीं कर सकते वरना स्पाइस सिंडिकेट पीछे पड़ जाता है। प्रिंसेस बोलती है कि मुझे एक और प्लेट चाहिए, तो केनिची उसको एक और प्लेट देता है। प्रिंसेस यहाँ पर बोलती है कि मुझे ये प्लेट और स्पून खरीदना है। केनिची सोचता है और बोलता है कि 20 गोल्ड कॉइन में दे दूंगा। प्रिंसेस बड़ी आसानी से खरीद लेती क्योंकि पैसा ही पैसा है उसके पास। तो तभी हम देखते हैं कि लिली केनिची के करीब आने लगती है। यहाँ पर अनमोनी केनिची को दूर कर रही होती है और बोलती है कि तुम दोनों दूर हो जाओ। आगे लिली पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है, तो केनिची बोलता है कि हाँ बेटी जैसी है, लेकिन हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर बेटी है वो मेरी। अनमोनी बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो केनिची की वाइफ बन जाऊंगी। लिली यहाँ पर बोलती है कि कम से कम तुम्हारे पास चॉइस तो है, मेरे पास तो चॉइस भी नहीं है, मेरे हस्बैंड तो मेरे फादर डिसाइड करेंगे। खैर आगे फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस नहा रही होती हैं और सब लोग फिर सोने चले जाते हैं। यहाँ पर बीस्ट को कुछ फील होता है। केनिची पूछता है कि क्या हुआ। बीस्ट बोलता है कि कुछ है यहाँ पर।
तो प्रिंसेस बोलती है कि हमारे कैसल में घोस्ट घूमते हैं। कई हंटर्स आए थे यहाँ पर, लेकिन वो भी मारे गए और ज्यादा घोस्ट बन गए। मेड यहाँ पर बोलती है कि आपने हमें कभी नहीं बताया। आगे केनिची बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा घोस्ट को भगाने के लिए, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरे बीस्ट दोस्त भी आएंगे क्योंकि वही घोस्ट को देख सकते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है। फिर केनिची एक टैंक लेकर आता है। तो प्रिंसेस पूछती है कि इसमें क्या है। तो केनिची बोलता है कि इसमें गंगा का पानी है। मैंने कल रात रिसर्च किया था कि घोस्ट को गंगा के पानी से डैमेज होता है। आगे हम देखते हैं कि बीस्ट घोस्ट को देखते हैं और केनिची उन घोस्ट को भगाता है। मेड के रूम में भी वो घोस्ट भगाता है और फिर फाइनली क्वीन के रूम में आता है। केनिची बोलता है अंदर चले। प्रिंसेस बोलते हैं हाँ चलो। यहाँ पर घोस्ट एक पोट में छिपे होते हैं। ये लोग गंगा का पानी उसमें डालते हैं, लेकिन घोस्ट भागते ही नहीं है। तो केनिची बोलता है कि ऐसा करो, इस पोट को बाहर फेंक दो। प्रिंसेस बोलती है ठीक है। आगे फिर प्रिंसेस केनिची और अनमोनी को एक रूम में ले जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। वो बोलती है कि जितनी चाहे पढ़ लो। केनिची और अनमोनी इम्पोर्टेंट बुक्स की फोटोकॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मेड आकर बुक्स को काउंट करती है। तो केनिची बोलता है अच्छा हुआ मैंने पहले ही फोटोकॉपी कर ली थी। आगे फिर प्रिंसेस केनिची को बुलाती हैं और बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। वो एक मेड गिफ्ट करती हैं जो अजीबोगरीब कपड़ों में आती है। अब हम देखते हैं कि केनिची किंग के पास जाता है, जहाँ वो अपने बारे में बता रहा होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर मैं अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा सैलरी मैन हूँ जिसे रीइंकार्नेट कर दिया गया है अगली दुनिया में। अब मैं यहाँ पे जो महाराज है उनसे मिलने आया हूँ। यहीं पर हम देखते हैं कि केनिची का स्वागत किया जाता है। केनिची बोलता है कि महाराज मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो महाराज कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पर महाराज से मिलना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक बैटल करना होगा, और जिससे तुम बैटल करोगे उसका नाम टीना है। हम देखते हैं कि जो टीना होती है वो यहाँ पर आ जाती है। टीना कहती है अच्छा तुम यहाँ पर नए मेज हो। जब मैंने सुना कि यहाँ पर नया मेज आने वाला है तो मैं लड़ाई के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तुम कितने पागल हो, तुम अपनी फैमिली को भी इसमें घसीट कर लेकर आ गए। अब तो तुम्हारी फैमिली भी डेंजर में आ गई। फिर हम देखते हैं कि टीना जो होती है वो अपने बीस्ट को बुला लेती है। तो अब हमारा केनिची कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने बीस्ट को बुला लेता है और हम देखते हैं कि इनकी फाइट बिम भड़ाम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो बाकी नाइट्स होते हैं वो अपने मेजेस के साथ बैरियर लगा के इनके अटैक से बचते हैं। केनिची का जो बीस्ट होता है वो जेसीबी होता है। केनिची जेसीबी से अटैक करता है, लेकिन बीस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर अनमोनी आती है और वो अपने मैजिक पावर का यूज करती है और सीधा एक ब्लास्ट कर देती है। केनिची भी लगातार जेसीबी से मारते जा रहा था, लेकिन बीस्ट पर फिर भी ज्यादा कोई इनको हर्ट नहीं हो रहा था। बीस्ट केनिची के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अनमोनी उस अटैक को डॉज कर देती है। बाकी बंदे बीस्ट की आंखों पर निशाना लगाते हैं और फाइनली बीस्ट की आंखें फूट जाती हैं। अनमोनी फिर एक बड़ा मैजिक चांट करती है और एक गोलेम के हाथ को समन करती है, जो कि बीस्ट को पकड़ लेता है। और फिर ये मौका देखते ही केनिची जेसीबी से बीस्ट को जोर से मार देता है और बीस्ट वहीं पर नीचे गिर जाता है। ड्रैगन को हराने के बाद केनिची माइक उठाता है और बोलता है महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी फैमिली पर यहाँ पर अटैक किया है। अगर आगे से किसी ने मेरी फैमिली को छुआ भी ना तो मैं अपनी पावर से पूरे के पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी केनिची को रियलाइज होता है अरे मेरे मुंह से निकल गई, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। राजकुमारी उसे बुलाती है। फिर केनिची बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। राजकुमारी कहती है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। यहाँ पर बीस्ट मैन कहते हैं कि हम लोग भी स्ट्रॉन्ग हैं, अगर तुम चाहो तो हम भी राजा पर अटैक कर देंगे। अनमोनी कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग साथ रहेंगे और एडवेंचर पर जाएंगे। केनिची बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये सोच देखकर बहुत अच्छा लगा। आगे केनिची कहता है कि मुझे ये सब सेट करना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ पीसफुली लाइफ को एंजॉय कर सकूं। तभी राजकुमारी बोलती है कि अगर तुम ये जगह छोड़कर चले जाओगे तो अपनी फैमिली के साथ पीसफुली लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो तो मुझसे शादी कर सकते हो। केनिची बोलता है नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा तुमसे। तो राजकुमारी बोलती है अच्छा ठीक है, तुमने सोचा भी नहीं और मना कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, कुछ और सोचते हैं। अगर तुम मुझे एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट दोगे
तो मैं तुम्हारा सेटलमेंट महाराज के साथ फिक्स करवा दूंगी। तुम चाहो तो मुझे एक ज्वेलरी भी दे सकते हो। केनिची बोलता है ठीक है, और केनिची अपने आइटम बॉक्स से एक व्हाइट माला निकालता है और उस लॉकेट को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। केनिची बोलता है कि ये चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये तुम्हें पसंद आनी ही थी। राजकुमारी तुरंत अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि फादर, इसे यहाँ रहने की परमिशन दे दीजिए। महाराज तुरंत एक नोटिस इशू कर देते हैं ताकि कोई भी केनिची को परेशान ना करे, लेकिन यहाँ पर क्वीन बहुत गुस्से में होती है, वो आग बबूला हो जाती है। तब यहाँ पर क्वीन आती है और कहती है कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए। केनिची तुरंत समझ जाता है और बोलता है, मुझे याद है जब मैंने राजकुमारी को गिफ्ट दिया था तब उनकी मोम को भी वो गिफ्ट देना चाहती थी। केनिची उन्हें भी वही गिफ्ट दे देता है। तो महारानी बोलती है कि मैं इसे ऐसे नहीं ले सकती, और वो अपने बेडरूम की चाबी केनिची को दे देती है और कहती है कि जब भी तुम चाहो तब आ जाना। अगले सीन में केनिची को स्टोर रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं और उनमें भूत होने के चांसेस भी होते हैं। केनिची वो सब चीजें अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। फिर ये लोग फ्लावर पॉट के पास पहुँचते हैं तो केनिची बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो राजकुमारी बोलती है, मुझे लगता है ये मुझे गिफ्ट में दिया गया था, शायद मुझे मारने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनमोनी आराम से बैठी होती है और तभी यहाँ पर एक जादूगरनी आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अनमोनी। अनमोनी बोलती है कुछ नहीं। तो जादूगरनी पूछती है, वैसे तुम्हें मैजिक किसने सिखाया। तो अनमोनी बोलती है कि मैंने मैजिक बुक से सीखा है, और वो बुक दिखाती है जो अमांडा में पब्लिश होती है। जादूगरनी बोलती है, मैंने भी अपनी बेटी को अमांडा में ही छोड़ा था और मैं अगली बार उसे नहीं हराऊंगी। शायद दोस्तों अनमोनी ही उसकी बेटी है, मगर अभी भी कुछ कंफर्म नहीं होता है। खैर अगले सीन में सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। केनिची भी यहाँ पर अपने टाउन में पहुँच जाता है और सब लोग कैंपिंग करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये वाला सीजन यहीं पर खत्म होता है।